तो जी हाँ, बस आप सभी स्टूडेंट के कमेंट के कारण हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति। जी हाँ, चैप्टर के नाम की तरह ये चैप्टर बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, सीक्वेंस में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं कराते, जिससे बच्चे कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रहता है। तो घबराए मत, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा अध्याय पढ़ाएंगे सिर्फ एक वीडियो में, और इस चैप्टर संबंधी सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हम, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल्स ही क्यों ना हो। हर एक टॉपिक के बाद आपको बेहतरीन से बेहतरीन बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको कॉन्फिडेंस भी है इस चैप्टर में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में होने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर को आप पढ़ाने लायक बन जाओगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी जानते हो हमारे पढ़ाने का तरीका है जबरदस्त। जी हाँ, आप आए हो अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन शास्त्र। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर को जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो भी हम पूरा इस 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह सभी ओवरव्यू हम आपको बता दें, जिससे आपको पता चले कि हाँ पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, और फाइनली पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझेंगे फ्रेंड्स, आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। उसके बाद आप समझेंगे दूरी एवं विस्थापन का कॉन्सेप्ट, प्लस हम स्टार्ट करेंगे आपके वेग में बारे में, वेग आखिर क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग एवं ताक्षणिक वेग आपका क्या होता है फ्रेंड्स। आपका स्टार्ट करेंगे त्वरण क्या होता है। ओके, त्वरण का रियल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे फ्रेंड्स। ताक्षणिक त्वरण होता है फ्रेंड्स, ताक्षणिक त्वरण आखिर ये क्या होता है, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद जो आपका फोर्थ टॉपिक स्टार्ट होगा वह हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। वेग समय ग्राफ क्या होता है, दूरी त्वरण समय ग्राफ क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आपके। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फाइनली कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इस वीडियो का पॉइंट होगा, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि हमेशा 100% आपके एग्जाम में आता है। तो और उसके बाद जो हम गति के समीकरण निकालेंगे, तो भाई उस गति के समीकरण 02 अंक के प्रश्न भी करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि गति के समीकरण आखिर यूज कैसे करते हैं, कैसे उसका यूज कर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कई बच्चे गति के समीकरण तो पता होता है, लेकिन नहीं पता होता कैसे हम क्वेश्चन को हिट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को क्रैक करते हैं दोस्तों उस समीकरण को लगाकर। ये हम सीखेंगे फ्रेंड इस वीडियो में। ओके, और उसके बाद फाइनली लास्ट जो टॉपिक होगा आपका सापेक्ष वेग एवं आपेक्षिक गति, ये क्या होता है इसको समझेंगे। फाइनली ये जो चैप्टर हो जाएगा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, इसका करना है। इन सभी का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ के रूप में, और कॉपी में नोट्स बनाकर अच्छी तरीके से रिवाइज भी करिएगा। ये हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए शुरू कर देते हैं अपने आज का ये प्यारे से चैप्टर, यस सरल रेखा में गति। तो देखिए, सबसे पहले हम सब मिलकर समझते हैं आखिर ये सरल रेखा में गति आखिर है क्या। तो इसके नाम से ही पता चलता है, सरल रेखा में गति जब होती है, हमारी एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा है, उसमें अगर कोई हमारा गति करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा में गति बोलते हैं। डिफिनेशन अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु अगर एक सीधी रेखा में गति करता है, तो उसकी इसी सीधी रेखा में गति करने को ही हम क्या बोलते हैं, सरल रेखिक गति बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसे कोई बॉल हो गया फ्रेंड्स, उसे आप क्या करो, सीधे ऊपर उछाल रहे हो, तो वो एक क्या है दोस्तों, एक सीधी रेखा में वो बॉल क्या करने लगती है, गति करती है और वापस आ जाती है, तो उसे सरल रेखा गति का उदाहरण हो गया। उसी तरह कार का सीधे सड़क पर चलना, एक सीधा आपका सड़क है फ्रेंड्स, उसमें कार इस तरह जाती है सीधे एकदम, तो वो एक क्या, एक सरल रेखी गति है। तो बस कोई भी वस्तु अगर क्या एक सीधी सरल रेखा में जाती है, कैसी भी हो, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ओके, बस एक सरल सीधी रेखा में गति करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आप सभी साथ बोलिए, जी हाँ, सरल रेखा में गति बोलेंगे। ओके, तो ये है इस चैप्टर का मतलब। तो आइए हम इस चैप्टर में जो जो चीजें हैं उसको बारीकी से अच्छी तरीके से पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं हर एक टॉपिक को। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी तथा विस्थापन। जी हाँ, मैक्सिमम बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, दूरी विस्थापन, और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, जो कि हम कराएंगे भी, आपको चिंता मत करें। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि दूरी एवं विस्थापन होती क्या है। तो दूरी तो सभी जानते हैं, सभी लोग घर से स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो आप जब जाते हो तो आप जितना डिस्टेंस, जितना पथ की लंबाई तय करते हो, वही आपकी क्या है, दूरी होती है। यानी आपका जो दूरी होता है वह किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा
तय की गई कुल पथ की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। लेकिन विस्थापन आपका वो नहीं होता है। विस्थापन कहता है कि मैं वो हूं, जी हाँ मैं वो हूं जो हमारे क्या करें, किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इसको समझते हैं। तो आइए दूरी व विस्थापन की मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई दो बिंदु है। ये मान लीजिए पहला बिंदु है आपका घर, जी हाँ जहां से आप ये वीडियो देख रहे हो वो आपका घर ही पहला बिंदु हमने माना हुआ है। और दूसरा बिंदु मान लेते हैं आपका विद्यालय, या बोल देते हैं इसको स्कूल। ओके, तो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आपको घर से स्कूल जाना है और उसका रास्ता आपका इस तरह है। घर से आप पहले ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे मूव करोगे, फिर यहां से टर्न लोगे, फिर उसके बाद फाइनली आप इधर से यहां पर पहुंचोगे अपने स्कूल। यानी कि अगर हम कहें कि आपसे घर से जब आप बाहर निकलोगे तो यहां से लेकर यहां तक पहले जाओगे 5 मीटर मान लो। ओके, फिर यहां से यहां तक जाओगे 5 मीटर, फिर यहां से यहां तक जाओगे 10 मीटर, फिर नीचे 5 मीटर आओगे, फिर लेफ्ट राइट में जाओगे 5 मीटर, फिर फाइनली नेक्स्ट टर्न 5 मीटर का लेकर आप अपने स्कूल में पहुंच जाओगे फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे आपने दूरी कितनी तय की, तो आप सीधे कहोगे सर हमने जितना पथ की लंबाई, जितना भी हमने चला है उस पथ की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। यानी 5 मीटर आप इधर गए, 5 मीटर फिर गए, फिर 10 मीटर गए, फिर 5 मीटर यहां गए फ्रेंड्स, फिर यहां पर 5 मीटर, यहां पर 5 मीटर, यानी 5 बार 2 बार और आगे जाएगा। तो इस सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 10 10 20 20 5 25 25 5 आपका 30 और 30 5 35, यानी कि 35 मीटर आपका क्या है, दूरी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपके द्वारा विस्थापन कितना है, ओके, तो विस्थापन में एक बात ध्यान रखें, विस्थापन हमारा क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि जो जहां से आप निकल रहे हो एवं जहां पर आपको पहुंचे हो, जहां से निकले और जहां पर पहुंचे, जहां से निकले और जहां पर पहुंचे, इसको बोल देते एक बिंदु, इसको बोल देते दूसरा बिंदु। ओके, तो इन दोनों बिंदु के बीच की दोस्तों न्यूनतम दूरी वही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। तो देखिए इतना लंबा घूम के जा रहे हैं हम, अगर यहीं से लेकर यहां तक हमें क्या पहुंचना था, बिल्कुल कम चलना था। मान लीजिए यहां से यहां तक की, तब हमारी न्यूनतम सबसे छोटी से छोटी दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे सर हम इतना लंबा घूम कर क्यों जाए, सबसे अच्छा होगा आप क्या करो, बिल्कुल सीधे यहां पर स्कूल आपका वाली जो आपकी दूरी हो जाएगी इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने की, वो ये हो जाएगी, आप सीधे यहां से इस तरह चल जाओ। ओके, तो ये होगी सबसे न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, इसी की लंबाई आपकी विस्थापन हो जाएगी, बस ये होता है फर्क। ओके, तो अगर हम बात करें यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। यही तो है फिजिक्स कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। तो देखोगे यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम बारी बारी से निकालते हैं। ये 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 मीटर है, तो यहाँ से सीधी एक लाइन खींचते तो ये भी क्या होगा 10 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे तो ये बिंदु से एक बिंदु तक 5 मीटर होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी क्या होगा, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर और ये 5 मीटर, यानी कि टोटल 20 मीटर आपका क्या होगा दोस्तों, न्यूनतम दूरी होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और यही न्यूमेरिकल्स में भी पूछ दिया जाता है कि एक बच्चा हमारा घर इस तरह जाता है, इस रास्ते से जाता है, तो दूरी बताइए, विस्थापन बताइए। तो दूरी तो आप निकाल लोगे जोड़ जाड़ कर, लेकिन विस्थापन में इस तरह दिमाग लगाकर और न्यूनतम दूरी देखना है कहां से कहां तक होगा, वो आपको निकालकर कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर आएगा। तो एक तरह से आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और क्वेश्चन को भी इसको सॉल्व कर लिया। तो मजा आया ना, अगर मजा है तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक ठोक दीजिए, कम से कम 100 लाइक्स अभी ही बढ़ा दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो बात करें तो आप समझ गए होंगे दूरी व विस्थापन होता क्या है आखिर हमारा। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको इन सभी का नोट्स चाहिए, जो भी हम समझा रहे हैं, जो भी नोट्स के रूप में हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में हमने डाल दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इजीली और नोट कर सकते हो कॉपी में अच्छी तरीके से। पहले आइए समझते हैं और बातें देखते हैं दूरी व विस्थापन में। तो यहाँ पर सेकंड जो बात निकल कर आती है हमारी दूरी व विस्थापन में, वो ये है कि जो दूरी हमारी होती है फ्रेंड्स, दूरी वो एक क्या होती है, अदिश राशि होती है फ्रेंड्स। ओके, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, कोई फिक्स दिशा नहीं होती। और बात करें जो आपका विस्थापन होता है, ये एक सदिश राशि होता है, यानी कि इसकी एक दिशा होती है कि हमें अगर घर से स्कूल जाना है फ्रेंड्स, स्कूल जाना है तो हम किधर जाएंगे, घर से स्कूल जाना है तो हम कहेंगे कि यहाँ घर है आपका, इस बिंदु पर उस बिंदु पर स्कूल है, आप यहाँ से क्या करो, लेफ्ट राइट में सीधे चलते जाओ, राइट में सीधे 10 मीटर चलते जाओ, आपका स्कूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक आपने दिशा बताई सही कि हाँ भाई लेफ्ट में आप जाओ, या बोल सकते हो ईस्ट में जाओ 10 मीटर,
स्कूल आप पहुंच जाओगे। तो एक दिशा आपने बताई विस्थापन की कि इस दिशा में जाने पर 10 मीटर तय करने पर आप अपने मंजिल पहुंच जाओगे। लेकिन ये विस्थापन में बात करें, विस्थापन में तो यहाँ कोई फिक्स दिशा ही नहीं है कि यहाँ से कभी कभी यहाँ मुड़ जा रहे हो 5 मीटर, तो कभी इधर चले जा रहे हो, तो कभी इधर चले जा रहे हो। तो किसी व्यक्ति को कैसे बताओगे? यानी कि दूरी अगर आप बताओ किसी व्यक्ति को तो दिशा आप बिल्कुल ही मत बताना, नहीं तो ये व्यक्ति वहां पर मंजिल भी भूल जाएगा और रास्ता भी। ओके, लेकिन विस्थापन में दूरी आप बता देना कि यहाँ से इष्ट में जाओ, सीधे 10 मीटर आप पहुंच जाओगे मंजिल पर। ओके, तो यहाँ पर विस्थापन का हमारा क्या होता है, एक दिशा होता है, लेकिन दूरी का भी दिशा नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, और दूरी व विस्थापन में एक और फर्क होता है, और जो दूरी आपका होता है इसमें इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि दूरी का मान आप जब भी निकालोगे वो हमेशा आपका धनात्मक ही आएगा। लेकिन जो विस्थापन का मान होता है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एवं ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, ये ऋणात्मक धनात्मक कैसे हो सकता है अभी आप समझोगे, अभी हम और न्यूमेरिकल्स कराएंगे इस टॉपिक के, तो अभी आप देखोगे कि विस्थापन का मान जीरो भी आ रहा है आपका यहाँ पर। ओके, और धनात्मक भी आ रहा है, लेकिन दूरी का मान हमेशा धनात्मक आ रहा है। तो ये होता है इसमें एक फर्क। तो और चौथा है दोस्तों, आप ध्यान रखो कि जो दूरी को हम ज्यादातर देखते हो उसको हम डी से डिनोट करते हैं, कितना डिस्टेंस तय किए। लेकिन जो विस्थापन होता है इसका डिनोट हम हमेशा एस से करते हैं, हमेशा एस से करते हैं, या फिर कहीं कहीं बुक्स में एक्स दिखा दिया जाता है। एक्स का मतलब होता है विस्थापन या फिर स्थिति, विस्थापन या फिर स्थिति। ओके, एस एवं एक्स दोनों से डिनोट किया जाता है विस्थापन को। तो ये हमने दूरी विस्थापन को समझ लिया। अब आइए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं बेहतरीन। तो यहाँ पर अगर आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया हमारे साथ अच्छी तरीके से समझकर, अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आया तो ये आसान लगेगा बिल्कुल आपको। फिर इसके बाद आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूट जाए, ऐसा हो नहीं पाए। तो देखिए अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल से आपके सामने कि एक व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्त की एक चक्कर 20 सेकंड में पूरा करता है। यानी एक व्यक्ति है, मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए व्यक्ति है फ्रेंड्स। ओके, ये क्या करता है फ्रेंड्स, एक चक्कर कितनी सेकंड में लगाता है, 20 सेकंड में लगाता है। एक चक्कर 20 सेकंड में लगाता है। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 30 सेकंड बाद उसका विस्थापन एवं उसकी तय दूरी ज्ञात करना है। यानी कि हमसे निकालना है क्या, दूरी निकालना है फ्रेंड्स कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। अब आइए थोड़ा दिमाग लगाइए, इस 30 सेकंड का मतलब क्या है फ्रेंड, 20 सेकंड प्लस 10 सेकंड। और हम सब जानते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि व्यक्ति क्या है दोस्तों, आर त्रिज्या की वृत्त की क्या कर रहा है, एक चक्कर 20 सेकंड में लगा रहा है। यानी कि पहले 20 सेकंड में तो वो क्या करेगा, एक चक्कर लगाएगा फ्रेंड्स, एक चक्कर लगा लेगा पहले 20 सेकंड में, और बाकी के दोस्तों 10 सेकंड में क्या करेगा, वो आधा चक्कर लगाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ पर 10 का आधा हो गया, यानी कि एक चक्कर जब 20 सेकंड में लगा रहा है तो 10 सेकंड में कितना लगाएगा, आधा चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आधा चक्कर। तो अब दूरी निकाल लीजिए, दूरी का मान क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूरी आपका डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, 20 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर मतलब कि ये पूरा क्या कर रहा है, इस वृत्त को घूम ले रहा है, पूरा इस वृत्त को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घूम ले रहा है एक चक्कर में। यानी कि पूरा जब घूमेगा तो क्या करेगा, वृत्त का परिधि ही न करेगा, वृत्त की परिधि की लंबाई ही ना वो चलेगा। तो एक चक्कर मतलब कि वृत्त की परिधि 2 पाई r, जबकि r में दिया है इसकी त्रिज्या है, प्लस का आधा चक्कर में तब क्या होगा, आधा चक्कर में यही इसका आधा हो जाएगा, बस काम खत्म। इसको जोड़ेंगे तो ये 2 पाई r रहेगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 3 पाई r टोटल। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड जो चीज हमसे पूछा गया है विस्थापन। तो विस्थापन आइए देखते हैं। तो हमेशा विस्थापन जब भी निकाले तो आप क्या करें, हमेशा जहां से निकले एवं जहां पहुंचे वो बिंदु हमेशा देख लें। यानी कि आप निकल रहे हो यहाँ से तो ये बिंदु आपका ए हो गया फ्रेंड्स, एवं आप क्या कर रहे हो 30 सेकंड में पूछा है ना विस्थापन, यानी 30 सेकंड में क्या कर रहे हो, एक चक्कर लगा रहे हो एवं आधा चक्कर लगा रहे हो। यानी 30 सेकंड में पहले तो 20 सेकंड में आप क्या किए, एक चक्कर लगाए यहाँ से यहाँ तक, वापस वहीं आ गए, फिर क्या किए, आधा चक्कर लगाए, फिर यहाँ से यहाँ पर आधा चक्कर यहाँ से लगाए फ्रेंड्स, यहाँ तक। यहाँ पर क्या है, आपकी अंतिम स्थिति है, यानी कि बी बिंदु है। तो यहाँ पर जो आपका विस्थापन क्या होगा दोस्तों, ए व बी के बीच हमारी क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी। विस्थापन आपका क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। ए एवं बी जो हमारी दो बिंदु है, जहां से निकले एवं जहां पहुंचे उसके बीच क्या है, हमारी न्यूनतम दूरी होगी। बस काम खत्म, ये निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कई बच्चे कैलकुलेट भी कर लिए होंगे। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, न्यूनतम दूरी। तो आप सब साफ देखोगे कि सर इसके एवं इसके बीच की न्यूनतम दूरी है, इसका मतलब न्यूनतम दूरी हमारी क्या होगी,
सर आप यहाँ से क्या करो, इस पूरे को मत घूमो, सीधे आप क्या करो, इस बिंदु से डायरेक्ट यहाँ से ऐसे चलकर यहाँ पर आ जाओ, सबसे छोटी दूरी होगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सीधी क्या है हमारी, यही दूरी हो जाएगी, जो कि हमारा क्या होगा, 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। 2 गुणे वृत्त की क्या है हमारी ये दूरी, जो कि विस्थापन हमारी आ रही है, सिंपली 2r आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो देख रहे हो ना कितनी आसानी से हमने कर लिया है दूरी और विस्थापन को, और आपने समझा तो न्यूमेरिकल्स आपको हलवा लगा होगा। इसी तरह और भी न्यूमेरिकल्स कई सारे बनते हैं जो महत्वपूर्ण था, हमने आपको बहुत आसानी से करा दिया। जैसे एक क्वेश्चन बन जाता है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है फ्रेंड्स, ये व्यक्ति है फ्रेंड्स, ये गया यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर गया आगे। कितना मीटर आगे गया फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर गया। फिर उसके बाद क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, कितना 4 मीटर। तो हमसे पूछा है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ए बिंदु एवं बी बिंदु के बीच की दूरी आपको निकाल दी है, क्या होगा पूछता है। ओके, फिर उसके बाद आपसे पूछ लेता है विस्थापन क्या होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये कैलकुलेट करना है। तो दूरी आपका सिंपल क्या होगा, 3 एवं 4, 3 + 4 टोटल क्या 7 मीटर, एवं विस्थापन आपका क्या होगा, इस एवं इस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी क्या होगी फ्रेंड्स, ये दूरी होगी। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, न्यूनतम दूरी होगा इस बिंदु एवं इस बिंदु के बीच में, जो कि हमारा विस्थापन होगा, और जो कि हमारा किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो लंब एवं आधार का स्क्वायर का जोड़ आप क्या कर दोगे, उसका √ ले लोगे, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा, जो कि हमारा विस्थापन कहलाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 + 16 √25, जिसका अगर आप बाहर निकालोगे 25 को, तो 5 मीटर आपका आएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह न्यूमेरिकल्स आसान से बनते हैं इस टॉपिक से। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं सत्य वेग एवं औसत। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, जिससे आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहे। तो यहाँ पर अब आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, औसत वेग एवं ताक्षणिक वेग। आखिर ये क्या होता है, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आप वेग के बारे में तो जानते ही होंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा कि वेग हमारा क्या होता है, कोई भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा हमारी तय की गई दूरी हमारी क्या होती है, वेग कहलाता है। यही आपने पढ़ा होगा। तो 9th या फिर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेग हमारा होता क्या है। हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि जो हमारा वेग होता है वो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन होता है, जिसे हम क्या निकालते, फॉर्मूला निकाले। तो वेग का फॉर्मूला हमारा तब निकल कर आता था क्या, जब हम पढ़ते थे वेग बराबर विस्थापन बटे समय। लेकिन अब हम किस क्लास में, 11th में है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ताक्षणिक वेग को समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल में है, थोड़ा सा अपर लेवल में है बस। ओके, कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, घबराए मत एडवांस नाम सुनकर। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं पहले औसत वेग को, फिर ताक्षणिक वेग को देखते हैं। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है औसत वेग बताइए, ताक्षणिक वेग बताइए, तो दोनों में मतलब समझोगे आप अच्छी तरीके से, तब आप समझ पाओगे, उसको निकाल पाओगे। तो औसत वेग हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, आपका समझिए यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल है औसत वेग। औसत वेग हमारा सिंपल क्या होता है, आप ध्यान दें, जो आपने पढ़ा हुआ है ना, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ओके, बस औसत वेग में आपको क्या कर देना होता है, औसत वेग सिंपल यह बताता है कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, वह किसी समय अंतराल में, एक समय अंतराल में वह कितना विस्थापन तय करता है, बस उसी विस्थापन का उसी समय अंतराल के साथ अनुपात आपका औसत वेग हो जाता है। बस काम खत्म। यानी कि अगर कोई वस्तु क्या कर रहा है, t बराबर 0 से लेके मान लीजिए समय 5 सेकंड में, 0 से लेकर 5 सेकंड में व्यक्ति हमारा 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर, तो औसत वेग हो जाएगा 10/5, बोले तो 2 मीटर प्रति सेकंड। बस काम खत्म। तो एक सिंपल फॉर्मूला निकल कर आता है औसत वेग का, कि किसी भी एक समय अंतराल में किसी वस्तु का औसत वेग हमारा क्या होता है, कुल विस्थापन उसमें बटे में समय अंतराल। बस काम खत्म हो जाता है यहाँ पर औसत वेग का। लेकिन ताक्षणिक वेग हमारा क्या चिल्लाता है बगल में से कि मुझे भी पढ़ो, मेरी बात ही अलग है। तो ताक्षणिक वेग बगल से चिल्लाता है कि मुझे भी देख लो, मेरी बात ही अलग है। जी हाँ, इसकी बात ही थोड़ा अलग है। ताक्षणिक वेग क्या कहता है कि किसी भी दिए गए क्षण पर, यानी कि किसी भी दिए गए क्षण पर हम आपसे पूछ लें कि आपका वेग क्या है, वही आपका होता है ताक्षणिक वेग। बस यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, समय अंतराल की बात करते हैं कि 5 सेकंड में, 0 से लेकर 5 सेकंड समय अंतराल में कितना उसका औसत वेग है। लेकिन ताक्षणिक वेग में क्या होगा ना, किसी भी क्षण पे हम आपसे पूछ देंगे कि जैसे आप बाइक चला रहे हो ना, तो बाइक जब चलाते हो तो उसका जो वेग होता है वह नियत तो होता नहीं है।
कभी 10 किलोमीटर हावर में जाओगे, कभी मान लीजिए आपका गाड़ी में जो आपका बाइक है उसमें स्पीड आपका 20 किलोमीटर घंटा दिखा रहा है, कभी स्पीड आपका 30 किलोमीटर प्रति हावर बता रहा है। तो ये चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लिया बाइक चला रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर इस छड़ पर आपको खड़ा करके पूछ दे कि बताओ तुम्हारे बाइक का स्पीड क्या है, उस छड़ पर अगर आप बताओगे कि 30 किलोमीटर प्रति हावर है, तो वही छड़ पर जो वेग आप बताए हो वो आपका तात्क्षणिक वेग होगा। लेकिन औसत वेग यहाँ पर क्या होगा, उस समय में, यानी यहाँ से लेकर जब यहाँ तक पहुंचे हो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचे हो तो इस समय में जितना लगाए और इस समय में जितना दूरी तय किए हो, जितना विस्थापन तय किए हो, उसका अनुपात यहाँ पर औसत वेग होगा। बस समझ गए बात को ना। तो इन दोनों का फॉर्मूला देख लीजिए अच्छे तरीके से। औसत वेग का फॉर्मूला आपने देख ही लिया, लेकिन जो तात्क्षणिक वेग के निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी भी समय t पर हमने पूछ दिया 5 सेकंड बाद खड़ा करके वहीं पर कि आपका वेग कितना है, वही आपका तात्क्षणिक वेग होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका ds/dt होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरे फिजिक्स में आपका यूज होता है। ओके, ये फॉर्मूला हमारा ध्यान रखें। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि हम क्या करते हैं, एस हमारा क्या है, यहाँ पर आपको पता है विस्थापन है। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है एस हमारा विस्थापन या कह लो दूरी है। अतः हमारा एक नया परिभाषा निकलता है जो क्लास 11th में हम पढ़ते हैं वेग का। ओके, क्लास 9th में तो हम पढ़ते हैं कि दूरी का समय, एकांक समय में तय की गई दूरी हमारा वेग होता है या चाल होता है। लेकिन यहाँ पर क्लास 11th में एक फॉर्मूला निकल कर आता है वेग का कि एकांक समय की विस्थापन या फिर दूरी का समय के सापेक्ष, देख रहे हो ना, समय के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, विस्थापन का अवकलन कर रहे हैं। अवकलन समाकलन आयोग आपने पढ़ा होगा। ये हमारा क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस चीज का इसके सापेक्ष परिवर्तन, इस चीज यानी कि विस्थापन या दूरी का समय के सापेक्ष परिवर्तन, ये आपका एक तरह से क्या है फ्रेंड्स, वेग है। ओके, ध्यान दें। तो यहाँ पर औसत वेग का एकदम मस्त, एकदम बेहतरीन सवाल हम आपको करा देते हैं, जिससे आपकी पेपर में कोई सा भी औसत वेग से सवाल आ जाए तो आप चुटकियों में कर लो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है औसत वेग का, पढ़िएगा हमारे साथ, और जो हमने पढ़ा है बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल धुआं हो जाएगा। तो देखिए सवाल को पढ़िए हमारे साथ। सवाल कह रहा है कि एक हमारा साइकिल सवार है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा पूरब में चलता है। अब पूरब की बात की हुई, यानी दिशा की बात कर रहा है यहाँ पर। ये तो पूरब हमारा कहाँ है, तो हमारा मान लीजिए पूरब हमारा क्या है, इस दिशा में है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, पूरब है। तो दिशा में हमारा पूरब क्या होता है, इधर की ओर होता है। एवं जो उत्तर होता है, उत्तर की बात की हुई है, तो उत्तर हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है इधर की ओर। तो दिशा बात की हुई है तो दिशा हमने यहाँ पर दिखा दी। तो अगर हम आपसे पूछे पश्चिम कहाँ है, तो आप कहोगे पूरब यहाँ है, तो पश्चिम इधर होगा। दक्षिण कहाँ है, दक्षिण नीचे होगा। तो इस तरह दिशा का ज्ञान आप रखिए। तो यहाँ पर हमारा एक साइकिल सवार है, वो 12 किलोमीटर कहाँ चला फ्रेंड्स, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह पूरब की ओर चला। यानी कि मान लीजिए साइकिल सवार हमारा कहाँ है दोस्तों, इधर है ना, इधर है साइकिल सवार। ये पूरब की ओर कितना चला दोस्तों, 1 घंटा चला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ओके, तो वो कितना विस्थापन तय करेगा, विस्थापन। तो पूरब की दिशा में वह कितना चला, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा चला ना। तो वहां पर पूरब की दिशा पर कितना आगे जाएगा भाई, कितना आगे, कितना विस्थापन लेगा पूरब की दिशा में, ये निकाल लेते हैं हम। तो विस्थापन हमारा क्या होता है, वेग गुणे समय होता है कि नहीं। वेग बराबर, हम जानते हैं फॉर्मूला कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो हमारा यहाँ पर विस्थापन तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेग गुणे समय। तो वेग हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला 1 घंटा। तो एक यहाँ पर करेंगे, यानी कि 12 किलोमीटर क्या चला, वो आगे चला। तो यहाँ पर ये 12 किलोमीटर। ओके, फिर वो उत्तर की ओर चला, देखो ना, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा चला। तो उत्तर में भी कुछ विस्थापन तय करेगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, इस फॉर्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय से। तो विस्थापन हमें किसमें निकालना है फ्रेंड्स, उत्तर में चाहिए। तो उत्तर में जब वो चलेगा तो कितना विस्थापन तय करेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है 1 घंटा के लिए। तो 5 ये वेग हो गया, समय 1 घंटा के लिए चला, तो 5 किलोमीटर वह कहाँ चला, उत्तर में चला। तो यहां से हम लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर की ओर गया फ्रेंड्स, कितना विस्थापन उसने तय किया, उत्तर में 5 किलोमीटर तय किया। तो हमें फाइनली क्या निकालना है, यहाँ पर औसत वेग निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, विस्थापन जितना भी तय करता है, कुल विस्थापन
कुल विस्थापन हम निकाल लेते हैं और बटे में हम क्या करते हैं उसको समय कितना लगा वो। ओके, तो यहाँ पर कुल विस्थापन टोटल विस्थापन कितना है ये हम हमें बताइए। तो कई बच्चे कहेंगे सर 12 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर उधर चला, तो ये इधर चला फिर उधर चला, तो टोटल 12 + 5 विस्थापन है 27 किलोमीटर का। यहाँ पर हो जाता है सवाल गलत। मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें विस्थापन मतलब ही नहीं पता कि विस्थापन होता है क्या है, विस्थापन आखिर क्या होता है। हमने आपको बताया कि विस्थापन होता है कि अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। तो यहां से यहां चलोगे फिर यहां से यहां चलोगे तो टोटल आप क्या बता दिए, तो पथ की लंबाई होगी ना, ये तो आप दूरी बता दिए। लेकिन यहां पर हमें क्या निकालना, औसत वेग के लिए चाहिए क्या हमें विस्थापन। तो विस्थापन हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी उसकी प्रारंभिक स्थिति, ये उसकी अंतिम स्थिति, तो इसके एवं इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, आप सभी बोलिए हाँ आप समझ में आया, ये होगी हमारी न्यूनतम दूरी। तो ये न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है, डी मान लेते हैं। तो डी हमारा होगा क्या, विस्थापन, जो कि न्यूनतम दूरी है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच में। तो यही तो है विस्थापन का कॉन्सेप्ट, जो अगर आपको पता है तो आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो देर किस बात की, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए दबाकर। तो यहाँ पर डी हम निकाल लेते हैं। ये आप साफ देख रहे होगे, मैथ वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे कि सर ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो ये कर्ण का स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस लंब के स्क्वायर के प्लस इस कर्ण के इस आधार के स्क्वायर के। तो टोटल ये 25 बना, ये 144 बना। तो ये हमारा टोटल इसका अंडर रूट लोगे, पहले इसको जोड़ो, क्या आएगा, जोड़ने पर 169 का अंडर रूट लोगे, डी तो डी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा क्या, 13। ओके, तो यहाँ पर जो विस्थापन आ रहा है हमें क्या मिल रहा है, वह 13 किलोमीटर मिल रहा है। तो 13 विस्थापन हुआ एवं जो समय हमें लग रहा है, तो समय हमें पहले तो वो 1 घंटा इधर चल रहा है, 1 घंटा वह पूरब में चला, फिर 1 घंटा वह उत्तर में चला, तो टोटल समय कितना लगा 1 + 1 यानी कि 13 बटे टोटल समय 2 घंटा। तो इसको डिवाइड करने पर क्या आया, 6.5 किलोमीटर प्रति आवर। यही क्या है फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का क्या है, औसत वेग है जो हमने यहाँ पर निकाला। ओके, तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। इसके अलावा इससे बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता, बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द। तो चलिए, ये हमने विस्थापन के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देख लिए, और भी अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन करोगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारा कॉन्सेप्ट और भी थोड़ा क्लियर होता है, अच्छा होता है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कण द्वारा टी समय पर तय किया गया जो विस्थापन है s बराबर 3t² प्लस का 5t है, जहां पर आपका t क्या है, समय है। टी आपका क्या है, समय, यानी किसी भी टी समय पर आपने जो भी विस्थापन तय किया, अगर 5 सेकंड में पूछ लिया जाए कितना विस्थापन तय किया, तो टी को यहाँ पर 5 रख दो तो आपको विस्थापन मिल जाएगा। अगर हमने आपसे 2 सेकंड में पूछा कितना विस्थापन तय किया, तो टी को यहाँ पर 2 रख दो तो आपको विस्थापन मिल जाएगा। यानी कि एक विस्थापन का मान दिया गया है टी के रूप में, जहां पर टी आपका समय है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टी बराबर 5 सेकंड में कण का विस्थापन क्या होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, विस्थापन पूछा है टी बराबर 5 सेकंड में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू हमें दिया हुआ है ना, 3t² प्लस का 5t है, बस हमें 5 सेकंड में पूछा है ना, तो यहाँ 5 रख देंगे। यानी कि 3 × 5 का स्क्वायर प्लस का 5 × 5, सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 × यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 5 × 5 25, इसको जोड़ेंगे तो आपका 100 दोस्तों मीटर में मान लीजिए आएगा यहाँ पर आपका विस्थापन टी बराबर 5 सेकेंड पर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे पार्ट में सवाल पूछा गया है कि टी बराबर 5 सेकेंड पर औसत वेग पूछिए। औसत वेग आप हमें बता दीजिए, टी बराबर 5 सेकेंड पर विस्थापन है, यानी टी बराबर 5 सेकेंड तक, टी बराबर 5 सेकेंड तक जितना विस्थापन आपने सिंपली जो विस्थापन हमने तय किया है उसको रखेंगे यहाँ पर, और बटे में जो समय है उसको रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो विस्थापन तो अभी हमने निकाला ही है ना, टी बराबर 5 सेकेंड में विस्थापन हमने निकाला ही है, 5 रखकर क्या आया था, 100 मीटर आया था। तो यही हम यहाँ पर रखेंगे। और समय हमसे पूछा, समय तो दिया ही है, अंतराल में समय क्या है, 0 से 5 यानी कि 5 सेकेंड है। ओके, इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका वेग होगा, औसत वेग जो कि होगा हमारा। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में सवाल में पूछा गया है कि t बराबर 5 सेकंड पे तात्क्षणिक वेग हमसे पूछा है। यानी कि हमारी गाड़ी चल रही थी, जब t बराबर 5 सेकंड हुआ तो हमसे कोई व्यक्ति खड़ा करके पूछ रहा है कि बताओ कि तुम्हारा वेग कितना है, गाड़ी में बाइक में कितना वेग दिखा रहा है, तो वही हमें तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तात्क्षणिक वेग हमारा क्या होगा, ds/dt होता है। बस यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और सारे क्वेश्चन को उड़ाना है। तो यहाँ पर ds/dt होता है ना, वेग का फॉर्मूला तात्क्षणिक वेग का,
तो यहाँ पर s का वैल्यू हमें चाहिए तभी ना हम निकालेंगे। तो हमें s का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर s बराबर आपको दिया है 3t² प्लस का 5t। तो यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि 3t का स्क्वायर प्लस का 5t यहाँ पर रखेंगे, बटे में dt है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा समय के सापेक्ष। इसलिए हमने कहा था अवकलन आपको आना चाहिए, आई होप आपको आता है अवकलन कर। तो इसलिए हमने साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवकलन का एक ज्ञान, एक अवकलन कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते, जिन्हें नहीं पता वो भी देख ले एक बार। तो देखिए कोई भी चीज है t के पावर n, इसका आपके क्या करना है, अवकलन करना है। तो यानी कि d/dt करना है इस t के पावर n का। तो इसका वैल्यू क्या होता है, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है n को बाहर गुणा कर देते हैं, इंटू में t के पावर जो है उसमें से एक घटा देते हैं, बस ये होता है। यानी कि n है जो उसको इधर गुणा कर देंगे, एवं जो पावर है उसमें से एक घटा के लिख देंगे, बस काम खत्म। इसी तरह अगर कोई हमारा k है, एक k है, उसका आप समय के सापेक्ष क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, तो वह 0 आता है। जहां पर k आपका क्या होता है, 1 2 3, एक आपका नियतांक होता है, नियत होता है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर कोई नियत वस्तु है, कोई संख्या लिखा हुआ है, उस संख्या का अवकलन अगर आप करोगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए अवकलन में, जो अगर हमें कई सारी चीजें लिखी हुई है, AT लिखा हुआ है, BT लिखा हुआ है, CT का स्क्वायर लिखो, कई सारी चीजें लिखी हुई है, इनका अवकलन करना है, तो ये सिंपली क्या हो जाए, हर चीज में, हर एक में बट जाएगा। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, d/dt सभी में बट जाएगा। जैसे प्रसाद हमारा बट जाता है, तो d/dt इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, तीनों के लिए अलग से बट जाएगा। तो आइए इसी आधार पर हम फटाक से इसका भी आंसर निकाल लेते चुटकियों में। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर तो यहाँ पर 3t² तो d/dt इसके लिए अलग अलग बढ़ जाएगा पहले तो। ओके, तो यहाँ पर d/dt हमारा किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर t² के लिए, क्योंकि आप देखिए 3 तो हमारा नियतांक है, तो इसको पहले बाहर निकाल लीजिए। केवल हम क्या करते हैं, t के पावर कोई घात है उसी का अवकलन करेंगे। तो जो ये 3 है तो उसको बाहर कर लीजिए सिंपल से। इसी तरह d/dt हमारा इस 5t के लिए भी हो जाएगा, तो 5 को बाहर कर देते हैं और d/dt हम करते हैं किसके, केवल इस t का। ओके, तो आइए अब हम इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं इस नियम से। तो t के पावर अगर n हमारा है, t के पावर n है, तो n को बाहर लेकर उसमें से घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 3 तो हमारा पहले से है, और बाकी क्या है, t की पावर हमारा क्या है, 2 है, t की पावर 2 है, तो 2 को बाहर खींचेंगे, इनटू में इस t में से हम क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे। बस आसानी पढ़ा कि नहीं, बहुत ही आसान है ये। इस तरह 5 तो हमारा पहले से, t के पावर हमारा क्या है, 1 है ना, 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, तो इस 1 को बाहर खींचो यहाँ पे, ठीक है, खींच लिया। अब इस t के पावर जो हमारा है उसमें से 1 कम कर दो। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या हमें मिला, 3 दूनी 6 t मिला, क्योंकि 2 में से 1 जगह तो केवल 1 ही बचेगा पावर, प्लस का 5 1 5 t के पावर 0। ओके, तो t के पावर 0 हमारा 1 बन जाएगा, यानी कि 6t प्लस का 5। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया है। बस यहाँ पे सिंपली हमें क्या निकाला था, t बराबर 5 सेकेंड पर ताक्षणिक वेग निकाला था ना, तो यहाँ पर t की जगह आपको लास्ट में क्या कर देना, एकदम आखिरी में अवकलन करने के बाद जिस समय पर आपसे ताक्षणिक वेग पूछा है उसी समय को यहाँ पर इस समीकरण में रख देना है। यानी कि फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 × t की जगह हम 5 रखेंगे, प्लस का फिर 5 करेंगे जो हमारा था पहले से, तो 6 × 5 = 30, 5 आप सभी बोलिए क्या, जी हाँ, 35 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, ताक्षणिक वेग। यानी कि उस व्यक्ति को अगर हम 5 सेकेंड पर खड़ा करके पूछेंगे अपने बाइक की चाल बताओ, तो वो सीधे कहेगा 35 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम केवल फिजिक्स कैलकुलेशन से यहाँ पर हमने निकाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि औसत वेग क्या होता है और ताक्षणिक वेग क्या होता है, एवं दूरी एवं विस्थापन के कॉन्सेप्ट को समझा और अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने आपको करा दिए। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जानते हैं आपका एक और टॉपिक है वेग में, एक समान वेग एवं असमान वेग आपका क्या होता है। लेकिन उसके पहले हम आपको पढ़ाना चाहते हैं क्या, त्वरण के बारे में। फिर उसके बाद एक समान वेग एवं असमान वेग को समझाएंगे आपको, क्योंकि उसपे कुछ अलग से हम आपको एक्स्ट्रा बताने वाले हैं, जो आपको इसको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो धैर्य रखिए, हम आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से सब कुछ कवर कराते चले जाएंगे। ओके, बस आप हमारे पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा अब जो टॉपिक अभी पढ़ेंगे हम, वो है औसत त्वरण क्या होता है एवं ताक्षणिक त्वरण क्या होता है। जिस तरह हमारा वेग होता था ताक्षणिक वेग आप नहीं बोलते थे, किसी वस्तु का जो ताक्षणिक वेग होता है किसी भी
स्टैंड पर, किसी भी स्टैंड पर खड़ा करके जब हम वेग पूछ देते हैं ताक्षणिक, तो वो हमारा क्या होता है, ds/dt होता है। उसी तरह ताक्षणिक त्वरण भी हमारा होता है, तो वो भी हम समझेंगे आखिर वो किसके बराबर होता है। तो पहले आपको औसत त्वरण को समझते हैं, या जिसे आप केवल त्वरण भी बोल सकते हो। ओके, तो हमारा आखिर त्वरण होता क्या है, ये हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, आपका त्वरण का एक बहुत ही सटीक परिभाषा निकला हुआ है छोटा सा, कि त्वरण आपका क्या होता है। इसमें बताया गया है कि वेग परिवर्तन की दर ही आपकी क्या होती है, त्वरण की। बस एक लाइन में लिखा गया है, कंसेप्ट पूरा क्लियर करने वाले, घबराए मत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन की दर। जहां पर दर लिखा जाए ना, इसका मतलब है उसके बट्टे में क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, समय का भाग लगा रहे हैं। बस परिवर्तन की दर मतलब कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा वी से कर दिखा देंगे तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन, और इसकी दर लेना है यानी कि बटे में हम क्या लेंगे, समय लेंगे। ओके, कितने समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है, वही आपका त्वरण कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये त्वरण का एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आता है, जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्लास 9th में भी इस चीज को पढ़ा था, लेकिन क्लास 12th में अगर हम ना आए हैं तो वहां पर हम क्या देखेंगे, ताक्षणिक त्वरण कुछ एडवांस थोड़ा जाएंगे। ओके, बात करें इसका मात्रक की, तो देखिए मात्रक का आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको सूत्र पता है तो अगर आप मात्रक नहीं भी निकाले तो आप खुद से भी निकाल सकते हो। कैसे, वेग का मात्रक क्या होता है, पहले यहाँ पर वेग लिखा है ना, यहाँ पर v यानी वेग है, तो वेग का मात्रक लिखो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, इंटू में बटे में आपका क्या समय है, तो समय का होता है सेकंड। तो सिंपली हुआ क्या, मीटर और बटे में सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, तो यही हो गया आपका त्वरण का दोस्तों ऐसा ही मात्रक। तो आप सूत्र से आसानी से मात्रक निकाल सकते हो बस। ओके, ताक्षणिक त्वरण को समझने से पहले त्वरण का हम एक आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा 1 से 2 मिनट के इस वीडियो में। क्योंकि अगर आपके अभी त्वरण का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, आखिर त्वरण आखिर फील उसका नहीं आया, तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, बल में, गति के नियम में, ग्रेविटेशन, हर एक चैप्टर में। ओके, तो अच्छे समझिए त्वरण आखिर है क्या चीज। ओके, तो जिसके कारण आपका क्या होता है, किसी भी वस्तु या पिंड अगर गति कर रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन आता है। जैसे अगर कोई आपका पिंड है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो जा रहा है कितनी वेग से, 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था। 1 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में उसका वेग क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड से गियर लगाकर उसने क्या कर दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड कर लिया। तो सिंपली त्वरण आपका क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा 1 सेकंड में, ध्यान रहे 1 सेकंड में जितना भी वेग में परिवर्तन किया जाता है वही आपका त्वरण कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, जैसे इस व्यक्ति ने 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग कर लिया 1 सेकंड में, तो इस व्यक्ति का जो त्वरण होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, सिंपली हम कह सकते हैं वेग में कितना परिवर्तन किया, 5, यही आपका होगा त्वरण। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक आपका बाइक सवार है फ्रेंड्स, ये बाइक लिया हुआ है फ्रेंड्स, ये बाइक लेकर किस स्पीड से लेकर जा रहा है फ्रेंड्स, ये बाइक, जी हाँ, मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड से ये बाइक को ले जा रहा है। अब इसके रास्ते में क्या हुआ ना, रास्ते से जा रहा था, वो रास्ता क्या था, खराब था, जिसके कारण इसका जो स्पीड था 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर आपका कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितने समय में, मान लीजिए इस घटने में, इसके वेग की घटने में समय लग रहा है 2 सेकंड। ओके, तो त्वरण अगर हम आपसे पूछे त्वरण आपका क्या होगा, तो आप कहोगे सिंपली सर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के, वो भी कितने, 1 सेकंड में जो व्यक्ति या वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है वही क्या है, त्वरण है। जैसे व्यक्ति का जो वेग है, व्यक्ति का वेग कितना बदल गया दोस्तों, 20 से 10 हो गया, यानी कि पहले आपका 20 था, अब 10 हो गया, यानी कि 20 में से आपका 10 घटा, यही आपका क्या है, वेग में परिवर्तन है। ये आपका क्या है, वेग में परिवर्तन है व्यक्ति के। ओके, और ये वेग में परिवर्तन कितने समय में आया है, 2 सेकंड में। 2 सेकंड में वस्तु का वेग कितना बदल गया दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु का वेग कितना बदल गया, 20 से 10 हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो हमें त्वरण निकालना है, त्वरण आपका क्या होगा, 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होगा, जब 2 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बदला है तो 1 सेकंड में कितना बदलेगा फ्रेंड्स, 5 मीटर प्रति सेकंड बदलेगा। यही आपका क्या है फ्रेंड्स, त्वरण होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान रहे त्वरण का असली कॉन्सेप्ट क्या है कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है 1 सेकंड में। जी हाँ, तो अब त्वरण कई तरह के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ना, वस्तु एक व्यक्ति का जो वेग है 5 से 10 हो गया, वेग आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोस्तों एक पॉजिटिव त्वरण होता है, एक पॉजिटिव त्वरण होता है जो व्यक्ति के वेग को क्या करता है, बढ़ाता रहता है। जैसे 5 से 10 हुआ, 10 से आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका त्वरण क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, तो 10 से क्या हो जाएगा, फिर 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, 5 मीटर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, फिर 1 सेकंड में आप उसका व्यक्ति का वेग बदलेगा, कितना हो जाएगा, फिर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी हर 1 सेकंड आपका क्या होगा, वस्तु पे त्वरण लगता जाएगा, यानी कि त्वरण के कारण वस्तु का वेग हमेशा बढ़ता जाएगा। तो एक पॉजिटिव त्वरण हो गया जो व्यक्ति के वेग को क्या करता है, बढ़ाता रहता है। एक निगेटिव त्वरण होता है, निगेटिव त्वरण
जिसे हम कई बार किताबों में नाम दे दिया जाता है मंदन, जो व्यक्ति की गति को क्या करता रहता है, धीमा करता रहता है। जैसे ये बाइक सवार जा रहा था 20 मीटर प्रति सेकंड से, इसका वेग क्या हो गया, घट के 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी कि यहाँ पर जो त्वरण लग रहा है वो आपका क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और वो त्वरण क्या कर रहा है, इसके वेग को क्या करना है, घटाते जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो त्वरण है वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो इसे हम निगेटिव लिखते हैं, निगेटिव में इसे लिखते हैं -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बस यही ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति के वेग को बढ़ाता जाता है फ्रेंड्स, उस त्वरण को पॉजिटिव त्वरण कहते हैं। जो व्यक्ति के वेग को घटा देता है, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो उसका वेग 0 हो गया बिल्कुल, यानी कि जो त्वरण लग रहा है वो क्या है, निगेटिव है। जो वेग में परिवर्तन लाने वाला त्वरण है वो क्या है, निगेटिव है, अगर वस्तु का वेग धीमा होता जा रहा है। ओके, तो ये है रहा त्वरण का कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको अभी बताई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा त्वरण आखिर है क्या चीज। ये सभी क्लास 9 की कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको अभी क्लियर किए हैं। तैयार हो गए ताक्षणिक त्वरण में विजय हासिल करने के लिए। ताक्षणिक त्वरण के आइए समझते हैं हम सब मिलकर। तो यहाँ पर ताक्षणिक त्वरण उसी तरह जिस तरह हमारा ताक्षणिक वेग था, किसी भी क्षण पर कोई बाइक जा रहा है उसको खड़ा करके बीच रास्ते में पूछ रहे हैं उसका वेग क्या है, तो ताक्षणिक वेग था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उससे वेग भी पूछेंगे, साथ ही साथ पूछेंगे बताओ भाई तुम्हारा उस समय अब। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति से पूछेंगे कि तुम्हारा त्वरण क्या है खड़ा कर बीच रास्ते में, तो वही आपका क्या होगा, ताक्षणिक त्वरण होगा। ये रहा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट कि किसी क्षण विशेष पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण ही आपका क्या है, ताक्षणिक त्वरण कहते हैं उसे। ओके, यानी किसी स्टैंड पर, किसी समय पर आप उसे खड़ा करके पूछ रहे हो किसी समय टी पर, तो वही आपका होता है ताक्षणिक त्वरण, जिसे जिस स्टैंड पर आप पूछ रहे हो टाइम पर आपको दिया रहता है। जिसे हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है। इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक लिमिट लगा देते हैं, t बराबर 0 तक डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिखा जाता है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर जो समय होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम बिल्कुल सूक्ष्म कर देते हैं, क्योंकि जिस समय हम उससे पूछ रहे होते हैं वो तो हमारा बिल्कुल उस स्टैंड पर पूछते हैं भाई, उस समय में परिवर्तन होता है क्या, जिस समय आप पूछ रहे हो नहीं होता है ना। वो व्यक्ति खटाक से तुरंत बताता है कि उसका त्वरण इतना है, यानी कि उस समय जो समय है आपका वो बिल्कुल 0 की तरफ जा रहा है। तब आप पूछ रहे हो कि वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। ओके, तो इस तरह हम करते हैं। फिर फाइनली हम इतना करने के बाद थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का मैथ लगाकर, डिफरेंशिएशन वगैरह यूज कर हम इसको एक सिंपल रिजल्ट में लिख देते हैं। ये हमारा सिंपली क्या है, dv बाई dt है। अर्थात फ्रेंड्स ये क्या है, निकल कर आया वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, हम अवकलन पढ़ते हैं ना, जी हाँ, जो नीचे लिखा होता है उसी के सापेक्ष, यानी कि समय के सापेक्ष। ओके, तो यानी कि सिंपली त्वरण का एक नया परिभाषा निकल कर आया, वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष अगर आप देखोगे तो वही आपका त्वरण है। dv बाई dt से हम दिखाते हैं। ये कब हम यूज करते हैं फॉर्मूला, जब हमें पूछा जाता है किसी क्षण पर कि कितना तुम्हारा त्वरण है, तब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अदरवाइज हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं किसी समय अंतराल में, जैसे 0 से 5 सेकंड में, 10 सेकंड बाद, ऐसा कुछ आपको दिख गया तो समझ गए आइएगा कि वहां पे समय आपका स्टैंड नहीं है, मतलब किसी समय पर आप खड़ा करके नहीं पूछ रहे हो, किसी स्टैंड पर नहीं पूछ रहे हो आप त्वरण, यानी किसी अंतराल में पूछ रहे हो, तो ये फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट। ओके, तो आइए अब हम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। अब तो तैयार हो जाइए कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो चुटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। बाइक की जो चाल है वह 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो ज्ञात करें उसका त्वरण। तो देख रहे हो ना, 40 से क्या होगा, व्यक्ति का जो वेग है वह कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति हावर से कितना हो गया फ्रेंड, 60 किलोमीटर प्रति हावर हो गया है। यानी कि जो वेग है वह क्या हो गया फ्रेंड्स, वह बढ़ गया। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, जो त्वरण है वह कितना है, पॉजिटिव वाला त्वरण है, जो वेग को हमेशा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट से सीखा है, जो कि हमने ये चीज निकाल लिया। लेकिन हमसे तो त्वरण पूछा है तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते थे, लेकिन ये सब चीजें जो हमने अभी बताई, बढ़ा तो पॉजिटिव त्वरण है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने बताया। तो त्वरण हमारा सिंपली क्या होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में कितना बदलाव हुआ, 40 से क्या हो गया 60 हो गया, यानी कि कितना बदलाव हुआ, 60 में से 40 घटा दो, ये हो गया वेग में कितना बदलाव हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, बटे में दोस्तों जो समय लगा 20 सेकंड में ना, व्यक्ति की जो चाल है इतना से इतना हो गई 20 सेकंड में, तो बटे में 20 कर देना है। तो यही वेग में परिवर्तन बटा समय लगाएंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से आपका जो त्वरण निकल कर आ जाएगा वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यही होगा आपका आंसर। अब पूछा गया है कि 40 सेकंड बाद बाइक की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। तो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मूला लगाने लगते हैं इधर का उधर का, लेकिन है क्या, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है जो आपको समझ कर दिमाग लगा कर बतानी है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो व्यक्ति का जो चाल है वो
40 से क्या होगा 60 हो गया, कितने समय में? 20 सेकंड में। तो यहां से कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते कि जो व्यक्ति का 40 से अगर 60 हो गया 20 सेकंड में, तो भाई व्यक्ति का जो चाल है वह 40 से कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। फिर अगले 20 सेकंड में क्या हो जाएगा? फिर देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक आने में 20 जुड़ा है ना, दोबारा यहां से यहां आने में फिर 20 जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल आप देखोगे 20 40 सेकंड में जो व्यक्ति का वेग है या चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इस तरह कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। वैसे फॉर्मुला लगाने पर भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से आप आसानी से कर सकते हो। तो कॉपी में स्टार बनाकर आप भी नोट करिएगा। ये ताक्षणिक त्वरण से संबंधित वाला क्वेश्चन है कि विस्थापन वस्तु का है वह आपको दिया हुआ है 3t² + 5t। याद करिए, जब हमने ताक्षणिक वेग वाला क्वेश्चन किया था तो वहां पर मैं विस्थापन आपको इसी रूप में दिया था। जो विस्थापन है वो इतना दिया है, जहां पर t आपका समय है तो आपसे पूछा है t = 5 सेकंड में वस्तु का त्वरण बताओ। ओके, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये तो ताक्षणिक त्वरण है, देख रहे हो ना, t बराबर किसी समय पे किसी स्टैंड पे पूछ दिया है कि त्वरण बताओ, तो ये आपका सिंपली क्या है फ्रेंड्स? एक ताक्षणिक त्वरण है, ताक्षणिक त्वरण है फ्रेंड्स। ओके, किसी स्टैंड पर हमसे पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए कि जो त्वरण है वो हमारा क्या होता है? ताक्षणिक त्वरण वो होता है dv/dt। क्या तो हमें वेग दिया ही नहीं है, हमें जो वेग है वो पता ही नहीं है कि वेग क्या है। हमें तो विस्थापन दिया हुआ है, हमें विस्थापन पता है कितना है, 3t² + 5t है। ओके, तो हमें निकालना क्या है? वेग पता होना चाहिए कि वेग कितना है, तभी ना भाई हम क्या करेंगे, उस वेग का क्या करेंगे? समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे जिस तरह हमें आता है, फिर निकाल लेंगे त्वरण t = 5 सेकंड पर। यही करेंगे ना, कॉन्सेप्ट यही है हमारा ना। तो यहाँ पर हमें जरूरत किसकी है? जरूरत किसकी है आप सभी बोलिए? जी हाँ, वेग की जरूरत है। अब वेग कैसे निकाले? तो वेग के लिए तो हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि जो वेग होता है वो आपका क्या होता है? ds/dt होता है कि नहीं? हाँ, बस इसी का यूज कर हम वेग निकालेंगे। तो वेग हमारा कैसे आ जाएगा? d/dt, और किसका करेंगे अवकलन? 3t² + 5t का करेंगे। तो ये हमने पहले भी कर दिया है, इसके पहले भी, तो हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देते हैं 3t + 5। ये आया था हमारा उसमें भी, और यहाँ पर भी यही आया है। अब हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो सिंपली v की जगह हमने जो निकाला है ये रख देते हैं। क्या है हमारा? 6t + 5 है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे तो हमें त्वरण मिल जाएगा, त्वरण। तो त्वरण हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? ये d हमारा इसमें भी बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ जाएगा। सिंपली जिस तरह प्रसाद सब में बढ़ जाता है, इसी तरह अवकलन भी सब में बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ओके, प्लस का d/dt 5। ओके, तो यहाँ पर अवकलन करते हैं, 6 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इनटू में समय t का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। ओके, प्लस का ये आपका क्या है? एक नंबर है, और नंबर का अवकलन करते हैं तो 0 आता है। तो सिंपली आपका जो त्वरण है वह क्या आया? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। यही आपका आंसर है। ओके, चाहे वो t = 5 सेकंड हो, चाहे वो t = 10 सेकंड हो, आपका त्वरण आपका यही रहेगा, क्योंकि जो त्वरण है वह समय पर निर्भर नहीं करता है। देख रहे हो, नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, इसमें विस्थापन समय पर निर्भर कर रहा है, वेग हमने निकाला वो भी समय पर निर्भर कर रहा है, लेकिन त्वरण हमने जब कैलकुलेट किया तो उसमें t वाला टर्म था ही नहीं, तो हम t का मान रखे कहां? यानी कि t वाला टर्म है ही नहीं, तो जो फाइनली नंबर आया वही आपका क्या है? त्वरण बन जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने त्वरण निकाल लिया, ताक्षणिक त्वरण। किसी भी क्षण पर त्वरण आपका 6 मीटर प्रति सेकंड d² ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा त्वरण आखिर है क्या, ताक्षणिक त्वरण का कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है, औसत त्वरण कैसे निकालना है, कैसे हम किस फॉर्मूले का यूज कहाँ करते हैं, ये आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, आपको मजे आ रहे होंगे। तो जरा सा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो भी ऐसा वीडियो का आनंद उठा पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बच गया था क्या, 1-2 मिनट का खेल है, एक समान वेग एवं असमान वेग आखिर होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बस छोटा सा चीज है, हमारा एक समान वेग आपका वह वेग होता है जिसमें गति के जो दौरान आपका जो वेग होता है वह नियत रहता है, वह फिक्स रहता है। जैसे कोई भी आपका पिंड अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड से वो जा रहा है तो उसका हर समय पर वेग आपका 5 ही मीटर प्रति सेकंड होगा, वह चेंज नहीं होगा, वह फिक्स रहेगा। ओके, तो ये होता है एक समान वेग, वेग कभी बदलता ही नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वह बिल्कुल 0 होगा। ओके, तो ये हम बताना चाहते थे आपको कि एक समान वेग में त्वरण आपका 0 होता है। उसके पहले हमने त्वरण को आपको समझाया कि त्वरण आखिर है क्या चीज, फिर हमने ये आपको बताया। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि एक समान वेग में वेग ही नहीं बदलता है किसी वस्तु का, अर्थात वेग में परिवर्तन ही नहीं है, तो उसका तो त्वरण होगा वह बिल्कुल 0 होगा। लेकिन असमान वेग में आपका जो
वेग है वह वस्तु का बदलता रहता है। ओके, तो अर्थात इस वाले केस में हम जो कहेंगे जो त्वरण है वह जीरो नहीं होता है, अर्थात कुछ भी होगा, त्वरण का मान कुछ भी होगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, कुछ तो होगा ही। ओके, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से जा रही है फ्रेंड्स। ओके, तो वहां पर कुछ समय बाद उसका जो वेग है वह वही नहीं रहेगा, कुछ बदल जाएगा, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए हो गया, फिर मान लीजिए आपका 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी कि वेग हमेशा बदल रहा है। ये क्या है, एक असमान वेग है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर जहां पे लिखा हो एक समान वेग, अर्थात उसका वेग आपका हमेशा फिक्स है, उसका वेग ही नहीं है, अर्थात वहां पर त्वरण नहीं है, ये ध्यान रहे, क्योंकि कई जगह सवालों में एक समान वेग लिखा होगा, तो आपको यह पहचानना होगा कि वस्तु का एक समान वेग का मतलब है कि वेग नहीं बदल रहा है, अर्थात तो त्वरण जीरो है। असमान वेग लिखा हुआ है, अर्थात वेग बदल रहा है, त्वरण जीरो नहीं है। ओके, तो ये ध्यान है, इसलिए हमने आपको बताया सवालों में ये सब चीजें लिखी होती है, नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये एक समान वेग असमान वेग में त्वरण जीरो है कि नहीं है, अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान रहे, इस बातों को ध्यान रखिएगा, कॉपी पे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी आप मिलकर अध्ययन करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। ओके, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ 5 से 10 मिनट में इसके बारे में बताना चाहते हैं। अगर कहीं आपसे कोई पूछ ले ग्राफ क्या होता है, वेग समय ग्राफ का, स्थिति समय ग्राफ का, तो आपको पता है वह चीज, जो मेन चीज है वो आपको पता हो, आपको सब ज्ञान हो उस चीज का। ओके, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान रहे, 2-3 तरह के ग्राफ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ग्राफ हम डालते हैं यहाँ पर हेडिंग, वह है आपका वेग और समय का ग्राफ। ओके, यानी कि वेग यानी कि वी टी ग्राफ, इसको हम पहले अध्ययन करेंगे। तो जो हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से ग्राफ हम बनाते हैं। ग्राफ हमें बताता है सिंपली वस्तु का गति का एक छोटा सा हमने लेखा होता है हमारा ग्राफ, जो हमें ग्राफ के बारे में पता चलता है कि वस्तु कैसी गति कर रही है। ओके, जैसे कि पहला हम स्थिति बनाते हैं केस 1, अलग अलग केस के लिए, क्योंकि वेग हमने कई तरह से पढ़ा है। एक हमने पढ़ा है एक समान वेग, एक हमने पढ़ा है असमान वेग, तो कई तरह के हमने वेग पढ़े, तो उस हिसाब से कई तरह से हम ग्राफ बनाएंगे, 1-2 तरह से, वो हम देखते हैं। तो वेग हमारा जब एक समान है तब हमारा ग्राफ क्या बनता है, वीटी वाला। जब हमारा वेग असमान है तब हमारा वीटी का ग्राफ क्या बनता है। ओके, वी मतलब कि यहां पर हम क्या दिखाएंगे, वस्तु का वेग दिखाएंगे। टी मतलब कि इस वाले अक्ष पे हम क्या दिखाएंगे, समय को दिखाएंगे। ओके, यानी किसी तरह यहां पर भी हम यहां पर क्या दिखाएंगे, वेग को दिखाएंगे, यहां पर समय को दिखाएंगे फ्रेंड्स। ओके, ये होता है वीटी ग्राफ का मतलब कि वी एवं टी के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो जब वेग आपका एक समान है तो मान लीजिए हम ग्राफ किसी अप्रोच से बनाते हैं, किसी डेटा से बनाते हैं ना, तो हमें डेटा कुछ पता होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी वस्तु का जो वेग है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड, यही मान लीजिए। तो वेग हम मान लीजिए क्या है, ये वेग हमने दर्शा दिया, वस्तु का वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। ओके, तो यहां पर समय बदलता जाएगा। जब t बराबर 0 था, ओके, जब t बराबर 1 सेकंड होगा, जब t बराबर 2 सेकंड होगा, t बराबर 3 सेकंड होगा फ्रेंड्स, तो अब बताइए वस्तु का वेग एवं वेग कैसा होगा। t बराबर 0 पर क्या होगा, वेग 5 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि वेग एक समान है, वेग बदलेगा नहीं, चाहे आप कभी भी किस समय पर भी बात करो, 2 सेकंड में पूछो, 3 सेकंड में पूछो, वेग आपका क्या है, एक समान है, अर्थात 5 ही मीटर प्रति सेकंड होगा। अर्थात 1 सेकंड में भी जो हमारा वेग होगा वो 5 ही मीटर प्रति सेकंड होगा। 2 सेकंड पे भी वेग हमने आपसे पूछा तो 5 ही सेकंड, यानी कि वेग बदल ही नहीं रहा है, तो हर समय आपका 5 ही मीटर प्रति सेकंड होगा। यानी कि ग्राफ किस तरह बनता है, इस बिंदु को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह आपका रेखा बनता है फ्रेंड्स। ओके, इस तरह हमारा एक समांतर अक्ष का रेखा बनता है, जो कि हमने अभी देखा। ओके, तो एक समान वेग में ऐसा ग्राफ बनता है। लेकिन अगर आपका वेग क्या है, असमान है, जैसे कि मान लीजिए वस्तु का जो वेग है वह असमान है, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु का वेग कि वस्तु का वेग आपका क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पर फिक्स था वहां पर फिक्स नहीं होगा। अर्थात इसमें जो त्वरण होगा, हमारी त्वरण हम डेटा यहाँ पर त्वरण को मान लेते हैं, क्योंकि एक असमान वेग में हमारा दोस्तों जो होता है त्वरण 0 नहीं होता है, तो हम त्वरण को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए जो त्वरण है आपका कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात जो स्क्वायर का है। तो यहाँ पर जो वस्तु का जो वेग है वह 1 मीटर प्रति हर सेकंड बढ़ता जाएगा। अर्थात पहले क्या था, 5 था 0 पर, 1 सेकंड बाद उसका जो वेग है 6 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पहले 0.5 था तो 1 पे आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, तो 2 सेकंड में वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि उस तरफ वेग उसका क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा के साथ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स, बढ़ता जाएगा उसका वेग। और यहाँ पर जो हम महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि जो आपका वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो ग्राफ आपका ये बन रहा है, यहाँ पर इस तरह हम ग्राफ जो बना रहे हैं फ्रेंड्स, इस ग्राफ का हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो ध्यान रखिए। जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको क्या बताता है, विस्थापन के बारे में बताता है कि वस्तु का कितना विस्थापन किया गति के दौरान। जो आपको याद नहीं, कुछ याद रहे या ना रहे, क्योंकि बात याद रखें कि वेग समय ग्राफ आपको जब भी दिया हो, एक तरफ वेग लिखा हो, एक तरफ समय टी लिखा हो, तो उस वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको क्या देगा, पूरा का पूरा कण का विस्थापन देता है।
जब ग्राफ दिया जाता है परीक्षा में, सवालों में, बुक में सवाल दिया जाता है इस वेग समय ग्राफ का, तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि बताओ कि वस्तु द्वारा गति के दौरान कितना विस्थापन तय किया। तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि उस ग्राफ ने जितना भी क्षेत्रफल घेरा हुआ है फ्रेंड्स, उसी का निकालना होता है वैल्यू, वही आपका विस्थापन होता है। इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है, विस्थापन पूछा है दोनों की दोनों स्थिति में। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे, तो बस वही काम करेंगे। वेग समय ग्राफ है, ये बना हुआ है, कितना एरिया इसने घेरा हुआ है, देखिए ग्राफ यहां से लेकर यहां तक गया है, तो टोटल कितना एरिया इसने घेरा, ये पूरा एरिया इसने घेरा हुआ है फ्रेंड्स ना। यही एरिया का क्षेत्रफल ही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विस्थापन हो जाएगा कण का। तो एरिया का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल हम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, विस्थापन के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल किसका फ्रेंड्स, ये आयत बन रहा है ना, तो इसी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी देखिए कितना है, 0 से 5 है आपकी, एवं जो चौड़ाई है वह 0 से 2 यानी कि 2 है आपकी। तो टोटल आपका 10 मीटर का क्या है, विस्थापन हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना सिंपल था। चलिए इसी तरह कई तरह से फिगर बना देगा। देखिए यहाँ पर अब क्या बना है ना, कण का वेग क्या हो रहा था, इस तरह बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए क्या हुआ, ये इस तरह सीधा लाइन बना। फिर जो कण का वेग था वो घटता जा रहा था। तो यहां से आप क्या समझ सकते हो कि अगर वेग उसका क्या है, घटता जा रहा है यहां पर, तो इसका मतलब क्या है, जो त्वरण है वो क्या है, निगेटिव है। ओके, इसलिए घटता जा रहा है। यहां पर बढ़ता जा रहा है वेग, यहां पर वेग कण का बढ़ता जा रहा है, ये हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहे हैं। तो यहां पर जो त्वरण होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हम ग्राफ को देखकर बता रहे। काम की बात क्या है, हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन हम कैसे निकालेंगे भाई, इस ग्राफ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो ये ग्राफ टोटल ये पूरा एरिया घिरा हुआ है ना, और ये क्या है आपका एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि विस्थापन आपने हमसे पूछा है, लेकिन हम आपको विस्थापन बताने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है, हाफ इंटू जी हाँ बिल्कुल सही कहा, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ओके, तो हाफ लिखेंगे यहाँ पर, हाफ इंटू में जो आधार है आपका क्या है, इस त्रिभुज का यहां से यहां तक ये आधार ही ना है इस त्रिभुज का, 0 से 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। गुणे में आपका क्या है, ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज कितना ऊंचा है भाई, कितना ऊंचा है। तो यहां से देख रहे हो ना, यहां से लेकर यहां तक है, त्रिभुज की यही ऊंचाई होगी। तो ये टोटल लंबाई कितनी है, देखोगे यहां पर ये इसी के बराबर है 0 से 5 को। तो यहाँ 5 रख के गुणा कर दोगे तो सिंपली क्या आएगा, 5 चौक 20, 20 का आधा करोगे 10, यानी कि 10 मीटर का यहाँ पर भी विस्थापन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो दोनों स्थिति में सेम ही आया, लेकिन आपको पता चल गया कैसे हम कैलकुलेट करते क्षेत्रफल फ्रेंड्स, अगर वेग समय ग्राफ हमें दिया होता है। तो चलिए आप सेकेंड ग्राफ भी देख लेते हैं। तो सेकेंड जो ग्राफ है हमारा, वह त्वरण वेग ग्राफ यानी कि AT ग्राफ। ओके, तो इसमें भी 2 केस हम आपको बता देते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए ग्राफ संबंधित। वो है पहला, जब आपका जो त्वरण है एक समान है, यानी कि त्वरण का वैल्यू क्या है, नियत है, वह बदल नहीं रहा है। तो सिंपल आप सभी जानते हो, अगर त्वरण आपका क्या है, एक समान है, यानी कि अगर त्वरण का वैल्यू आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये समय के साथ वही का वही रहेगा, यानी कि समय 1 सेकंड हो जाएगा तब भी आपका जो त्वरण है वह कितना होगा, 5 ही होगा। समय 2 सेकंड हो जाएगा तब भी आपका 5 ही त्वरण होगा। इसी तरह समय बदलता जाए लेकिन त्वरण आपका क्या होगा, 5 ही होगा, यानी कि इस तरह ग्राफ सीधे बन जाता है हमारा नियत त्वरण के लिए। लेकिन अगर वही त्वरण आपका असमान होता है, त्वरण का वैल्यू बदलता जाता है, तो हमारा कई तरह से ग्राफ बनता है। जैसे कि ऐसे मतलब कि ये सीधा नहीं होगा, वो इस तरह झुका हुआ होगा, इस तरह उठा हुआ होगा, या सीधे चलता जाएगा। तो कई तरह से ग्राफ बनते हैं। तो वो ग्राफ किस पे आधारित होते हैं, जैसे कि हम इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं A बराबर 2t के लिए ना, जब आपका जो त्वरण है वो 2t के बराबर है, यानी कि समय आपका बदलता जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स त्वरण का मान भी बदलता जाएगा। जैसे समय आपका 0 है तो आपका जो त्वरण क्या होगा, वह भी 0 होगा। यहाँ पर t का मान 0 रखेंगे। समय आपका क्या है, 4 सेकेंड है, तो जो त्वरण है वो 2 गुणे 4 दूनी 8 होगा। ओके, इस तरह समय आपका क्या है, 5 है, तो जो त्वरण आपका होगा 10 होगा। नहीं, त्वरण आपका यहाँ पर बदल रहा है। ये एक उदाहरण है दोस्तों, असमान त्वरण का ये एक उदाहरण है। वैसे ग्राफ तो कई तरह से बनते हैं असमान त्वरण में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि असमान त्वरण में बस इस तरह सीधा नहीं बनेगा, इस तरह तिरछा हुआ, घुमा, उठा, बैठा बनेगा। जैसे इसका भी हम ग्राफ बनाते, देखिए कैसा बनता है। तो t जब हमारा 0 था तो त्वरण भी आपका 0 ही था। हाँ, जब t आपका क्या हो गया फ्रेंड, 4 था, तो त्वरण क्या था, 8 था। तो यहाँ पर t को हमने 4 किया तो त्वरण आपका क्या आया फ्रेंड्स, मान लीजिए 8 यहाँ पर है ये। जब t आपका क्या था फ्रेंड्स, 5 था, तो त्वरण आपका 10 आया। तो t आपका 5 यहाँ पर था, तो त्वरण आपका क्या आया, 10 आया। ओके, तो ये हमने पॉइंट्स कुछ मार्क कर दिए, इसी के आधार पर हम इसके आगे भी ग्राफ बना देंगे। तो 0 पे 0, 4 पर 8,
5/10 और इसी तरह दोस्तों चलता जाएगा, वैल्यू रखोगे तो त्वरण आपको मिलता जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पर एक क्या बन गया, सीधी रेखा बन गई फ्रेंड्स। ओके, कई बार हमारी क्या होती है, इस तरह तिरछा भी बनता है फ्रेंड्स, तो वो हमारा अलग अलग परिस्थितियों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारी एक सीधी रेखा बन गई, जिससे हमें ये पता चल गया कि जो त्वरण है वो क्या है, समय के साथ बदल रहा है, यानी कि असमान त्वरण है। बस ये मालूम चल गया। अब इसमें भी मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो त्वरण समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम, तो इस वाले में हमारा क्या मिलता है, इस क्षेत्रफल से वेग मिलता है। ओके, जैसे कि इस पे भी आधारित हम आपको कुछ 2 न्यूमेरिकल्स और कराना चाहते हैं, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि ये आपका ग्राफ बना हुआ है ना, तो इस ग्राफ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ग्राफ बना हुआ है, तो आप हमें बताइए उस पिंड का इस बी पॉइंट पर जो उसका वेग था वो क्या होगा फ्रेंड्स। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे, कि हम सिंपली क्या करेंगे, इसी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये एक त्रिभुज है ना हमारा, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है फ्रेंड्स। ओके, तो इसका क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, हमारा जो आधार है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, इंटू जो ऊंचाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक 0 से 2, इससे गुणा करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली निकलकर 4 दूनी 8 का था 4, यही आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी कि बी पर जो वेग होगा वह 4 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब देखिए इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु बी है, तो इस बी बिंदु पर वेग क्या होगा। तो बस वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बने हुए हैं ना, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बस। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे तो वही काम करेंगे, हाफ इंटू आधार है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है, 4 का गुणा करेंगे, एवं ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हुई फ्रेंड, जो कि हमारे किसके बराबर है, 0 से 2 के बराबर है, 2 इन प्लस में हाफ। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे इस दूसरे वाले त्रिभुज का, ध्यान दें इसका अब हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 से 8 के बीच में जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 8 माइनस का 4, ये भी क्या होगा, 4 ही निकल कर आया। जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वह भी 4 ही आई। तो ये आधार है हमारा इस त्रिभुज का 4, इसका भी वही आया, इंटू में इसकी ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यही इसकी ऊंचाई होगी, जो कि किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो माइनस के साथ आप यहाँ पर लिखोगे, ध्यान रहे क्योंकि ग्राफ हमारा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर -2 इसकी ऊंचाई है, तो हम ऊंचाई में क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, इंटू में -2। तो देखोगे यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट करने पर 0 आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे जो वेग है हमारा पिंड का वो 0 है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह हम यूज लेते हैं ग्राफ में, जो भी हम सीखते हैं तो इस तरह उसका यूज कर वेग विस्थापन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ग्राफ को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। जी हाँ, मेन पॉइंट जो है हमारा, जिससे सवाल हमेशा हर साल पूछा जाता है, एक बार भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछा गया हो। जी हाँ, सही पकड़ा आपने। कलन विधि से गति के समीकरण को कैसे हम निकालते हैं फ्रेंड्स, उसका डेरिवेशन आप देखने वाले हैं। तो अब आप धैर्य धारण कर लीजिए एवं धैर्य के साथ एक एक डेरिवेशन को क्लियर करते चलिए हमारे साथ। ओके, घबराइएगा मत, सारा डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, बस धैर्य के साथ हमारे साथ चलते पढ़ते चलिए और आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कलन विधि से गति के समीकरण को कैसे निकालते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए अब हम देखेंगे कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा, हमने यहाँ पर एक पेन को भी चेंज कर लिया क्योंकि टॉपिक हमारा चेंज हो गया है। ओके, तो कई बच्चे कमेंट भी करते कि सर आपका पेन बदलोगे, तो यहाँ पर पेन तो हमेशा चेंज होता जाता है, लेकिन हमारा जो टाइप वही रहता है। तो हमने एक अलग ही पेन ले लिया है, जिससे आपको पता चले कि हम पेन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अब चलिए, पेन की क्या बात, हमें तो पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखते हैं अब कलन विधि से गति के समीकरण का कैसे हम निगमन करते हैं। और ये भी जो हम गति के समीकरण निकालते हैं, ये सभी हमारा किसके लिए होता है, एक समान त्वरित गति के लिए होता है। यानी कि जहां पर हमारा जो त्वरण होता है वह एक समान नियत होता है। ओके, तो सबसे पहले एक मान लेते कोई हमारा पिंड गति कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, गति का समीकरण निकालेंगे। क्योंकि पता तो चले भाई कोई गति करेगा तब न उसके लिए हम गति का समीकरण निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं माना आपका कोई जो पिंड है, माना पिंड, एक पिंड गति करता है, t बराबर जब 0 था, जब समय बिल्कुल 0 था, तो उसका जो वेग था हमारा, वो प्रारंभिक वेग हमारा u था। ओके, इसे u से डिनोट करके प्रारंभिक वेग। तो और दोस्तों जो त्वरण हमारा था वो हमारा क्या था, एक समान था, तभी हम गति के समीकरण निकालेंगे। एक समान हमारा जो त्वरण था वहां पर बोले तो नियत था हमारा, बदल नहीं रहा था, एक समान नियत त्वरण था a हमारा। और उसका जो अंतिम वेग था, मान लेते हैं अंतिम बराबर 0 पर उसका वेग प्रारंभिक u था, तो अंतिम वेग उसका v होगा। तब समय जो होगा वो आपका t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समय कुछ बीत जाएगा, मान लीजिए समय आपका t होगा, तब उसका अंतिम वेग v हो जाएगा। तो ये सभी हम लेकर चलते हैं। और यहाँ पर समय जब 0 था तो वस्तु का विस्थापन भी 0 होगा, लेकिन जब समय आपका t के बराबर हो जाएगा तो जो वस्तु का विस्थापन होगा वह s के बराबर हो जाएगा। तो ये सभी हम मानकर अब हम
हम चलिए स्टार्ट करते हैं। गति का क्या करते हैं, पहला प्रथम समीकरण निकालते हैं। तो गति का पहला समीकरण हम कैसे निकालते हैं ये ध्यान रहे, पहले आपको पता होना चाहिए गति का पहला समीकरण हम कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो आपको हिंट, एक स्टार्टिंग हिंट आपको दे देते हैं कि उसी हिंट के द्वारा आपको गति के पहले समीकरण का डेरिवेशन स्टार्ट करना है। किस फॉर्मूले से करना है डेरिवेशन, आपको त्वरण का सूत्र पहले लिखना है। त्वरण के सभी जानते हैं जो त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों, जो हमने क्लास 12th में नया सीखा था वो हमारा क्या था फ्रेंड्स, dv/dt था ना। बस यही त्वरण का पहला सूत्र लिखा, हम जानते हैं। यहाँ पर लिख दोगे कि हम जानते, उसको बता देंगे कि हम भाई साहब ये जानते त्वरण हमारा dv/dt होता है। तो यहाँ पर अब सिंपली हम क्या करेंगे, dt को इधर गुणा कर देंगे। जी हाँ, dt को इधर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर a dt बराबर हमारा क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये पहला स्टेप था, हमने फॉर्मूला लिखा। सेकंड स्टेप अब हम क्या करेंगे, निश्चित समाकलन करेंगे दोनों तरफ। अब देखिए कई बच्चों को नहीं पता होगा समाकलन क्या होता है, तो आप जरूर एक बार हमारी इस वीडियो की सहायता से समाकलन अवकलन जरूर से जरूर पढ़ ले। ओके, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, डेरिवेशन में भी कई बार यूज होता है। तो अगर अभी के लिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर समाकलन का मतलब बता देते हैं और कुछ इसका फॉर्मूला बता देते हैं। ओके, बाकी डिटेल में आप उस वीडियो में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर समाकलन का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर समाकलन का जो अर्थ होता है सीधा सीधा जोड़ना। जी हाँ, जोड़ना होता है इसका मतलब। आप किसी भी वस्तु का समाकलन करते हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप उस वस्तु के छोटे छोटे चीज को जोड़कर उस पूरा का पूरा वस्तु का निर्माण कर दे रहे हो। जैसे यहाँ पर एक आपका मान लीजिए ये क्या है, एक छोटा सा पतला सा छड़ है यहाँ पर ना फ्रेंड। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं हम। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा ये वाला ले रहे हैं, छोटा सा हिस्सा मान लीजिए ये छोटा सा है, ये पूरा का पूरा मान लीजिए x लंबाई का है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा x लंबाई का है। हम छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं dx। ओके, d जहां लग जाता है उसका मतलब क्या है, छोटी चीज की बात कर रहे हैं हम। तो ये छोटा सा हिस्सा है dx। अगर हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन का चिन्ह देख लीजिए इस तरह होता है। अगर हम इसका समाकलन करेंगे फ्रेंड्स तो ये टोटल हमें क्या देगा, पूरा का पूरा x दे देगा। इस तरह कई सारी चीजें होती है। dt का अगर आप समाकलन कर रहे हो तो पूरा का पूरा dt दे देगा आपको। अगर आप dy का समाकलन कर रहे हो तो पूरा का पूरा y दे देगा। ओके, तो यहाँ पर मतलब ही है कि छोटी छोटी चीज को जोड़कर पूरा निर्माण कर दिए। समाकलन का मतलब ये होता है आपका। अब देखिए समाकलन में भी दो तरह के समाकलन होता है हमारा, दो तरह का होता है फ्रेंड्स। एक होता है आपका निश्चित समाकलन, होता है आपका दोस्तों निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन। यानी कि दोनों में होगा वही चीज, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे चिन्ह लगाकर। लेकिन निश्चित समाकलन में क्या होगा दोस्तों, कोई सीमा ही नहीं होगी। इसमें सीमा नहीं होती है कहां से कहां तक हम वस्तु को जोड़ रहे हैं, इसमें कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह यहाँ पर आपने किया, ये आपका कई अनिश्चित समाकलन है, इसमें आप कोई सीमा थी, इस x कहां तक है कुछ पता है, इसकी कोई सीमा है नहीं, सीमा है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, अनिश्चित समाकलन जिसकी कोई सीमा नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, नहीं होती है, तो ये होता है अनिश्चित समाकलन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन वो होता है जिसमें हमारी क्या होती है दोस्तों, सीमा लगी होती है, जिसमें हमारी सीमा होती है, वस्तु को कहां से लेकर कहां तक जोड़ना है। जैसे यहाँ पर क्या कर दे, एक सीमा लगा दी कि x को हमें क्या करना है, 0 से लेकर 4 मीटर तक हमें छोटा छोटा करके जोड़ते जाना है। समय को हमें मान लीजिए 0 से लेकर 5 तक जोड़ना है, यानी कि समय को 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक हमें जोड़ना है। तो ये हो गया दोस्तों एक निश्चित समाकलन जिसमें आपकी सीमा होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने समाकलन का मतलब समझा कि होता क्या है। आप समाकलन को और थोड़ा डायरेक्ट डिटेल में नहीं जाते हो, सिंपल एक काम करने वाला फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि हमारा होता है, जो कि आपको अभी याद करना है। क्या होता है कि किसी भी x है, x की पावर n है, उसका अगर आप dx के सापेक्ष क्या करते हो, समाकलन करते हो, तो क्या आपका निकल कर आता है, इस पावर में आप एक जोड़ देते हो। ध्यान रहे, इस पावर में एक जोड़ देते हैं और यहाँ पर इसी चीज को हम नीचे दोबारा लिख देते हैं फ्रेंड्स। ओके, हम जब अवकलन करते हैं तो इस पावर में से एक घटा देते थे ना, ध्यान रहे, अवकलन करते हैं तो एक घटा देते हैं, लेकिन समाकलन में हम क्या करेंगे, जो पावर है उसमें एक जोड़ के लिख देंगे और वही चीज दोबारा उसके बट्टे में उतार देंगे। ओके ओके, तो आप कई बच्चे सोचेंगे सर अगर यहाँ पर लिमिट लग जाएगा तब, यानी कि यहाँ पर अगर सीमा लग गया तब, सीमा यानी कि a से लेके b तक। ओके, और सीमा यहाँ पर a क्या होता है, x का प्रारंभिक मान होता है यहाँ पर a, अब हम b क्या होता है, x का अंतिम मान होता है, यानी कि a कहां से जन्म लिया, कहां से पैदा हुआ, कहां से शुरू किया, ये होता है x का स्टार्टिंग जो हमारा वैल्यू होता है वो, एवं जो b होता है वो हमारा x का वो वैल्यू होता है जहां तक वो जाता है, यानी कि कह सकते हो जहां पर उसका अंत होता है। आपका b वो मान होता है सीमा का। ध्यान रहे,
इस बात का। तो यहाँ पर जब हम इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा सिंपली, लेकिन अगर सीमा लगा होगा तो यहाँ पर हम सीमा को इस तरह दिखा देते हैं फ्रेंड्स, ब्रैकेट क्लोज करके ए से बी तक। फिर इसको फर्दर एक बार हम और सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमें सीमा का लग गया है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो हम इसका आगे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इस x की जगह b ऊपर वाला चीज रखते हैं, x की जगह हम ऊपर वाली चीज रखते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, b की पावर n+1 अपॉन में n+1 ये होगा। फिर घटा देते हैं, ध्यान रहे घटा देते हैं इस नीचे वाली चीज को x की जगह रखकर, यानी कि अब a को रखेंगे x की जगह, a की पावर n+1 अपॉन n+1। ये हमारा सिंपली हो जाता है, बस सीमा लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला पहले x की जगह रखोगे, रख दिया, फिर उसमें से घटा दोगे नीचे वाला उसमें रखकर, बस सीमा लग जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स, ओके। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर कोई आपका दोस्तों नियत है, जैसे कि आपका b dx है, यहाँ पर b आपका क्या है फ्रेंड्स, b आपका नियत है, ओके, b आपका बदल नहीं रहा है, नियत है। तो यहाँ पर b सिंपली बाहर आ जाता है और dx का समाकलन कर देते हैं, जो कि हमारा x होता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये सिंपली ध्यान रखें। तो ये तीन बातें ये ध्यान रखें, जिसमें पहले हमने समझाया कि समाकलन है क्या चीज, सेकंड में बताया इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट लग जाता है तब क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को रखते हैं, फिर घटाते हैं नीचे वाला रखकर। फिर उसके बाद हमने देखा अगर कोई नियत चीज है समाकलन में तब तो उसको बाहर निकाल देंगे, इसका समाकलन कर देते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखते हैं। और ये शुरू करते हैं हम यहाँ पर इसका नीचे, हम इसका नीचे समाकलन अब कर देते हैं, यानी कि समाकलन का चिन्ह इस तरह लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, क्योंकि नीचे समाकलन कर रहे हैं ना। तो यहाँ लिमिट हम किसके हिसाब से लिखते हैं, जो लिमिट हम लिखते हैं वह समय दोस्तों वह डी वाले के सापेक्ष लिखते हैं, डी के साथ जो लिखा होता है इसके सापेक्ष लिखते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या है फ्रेंड्स, टी है ना हमारा, ये क्या है, टी है। तो टी हमारा कहाँ से शुरू हुआ है, जीरो से शुरू हुआ है। टी जब हमारा जीरो था तब से हमारा कहानी शुरू हुआ है ना, और ये कहाँ तक गया है फ्रेंड्स, जब हमारा टी बराबर टी था। तो ये अंत है, ये प्रारंभ है। तो जीरो से टी हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। इस तरह वेग हमारा जब जीरो था, जब समय हमारा जीरो था, तब हमने क्या कहा था, जो वस्तु का वेग है वह उसका प्रारंभिक वेग के बराबर है। लेकिन जब टी बराबर हमारा टी हो गया था फ्रेंड्स, तो जो वस्तु का वेग था वह वी के बराबर हो गया था, अंतिम वेग। तो ये हमने आपको लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, बस यही शुरुआत कहाँ हुआ है, यू से, इस वे के सापेक्ष लिखना है, यानी वेग कहां से शुरू हुआ है, पहले प्रारंभिक वेग था एवं कहां तक गया जब उसका अंतिम वेग हो गया। तो ये समझने वाली चीज थी जो भी हमने आपको समझाई। तो निश्चित समाकलन आइए कर देते हैं। यहाँ पर ए आपका क्या है फ्रेंड्स, नियत है। ए हमारा क्या है फ्रेंड्स, नियत है, एक समान तोड़ है ना आपका, जो कि बदल नहीं रहा है। तो यहाँ पर ए सिंपली पहले बाहर आ जाएगा, ये ध्यान रहे। फिर जीरो से टी तक हम क्या करेंगे, डी टी का समाकलन करेंगे, बराबर में फ्रेंड्स u से लेकर v तक dv का समाकलन करेंगे। तो dv का समाकलन तो आपका क्या आ जाएगा, v आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर ये u एवं v बाहर इस तरह लगा देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो dt का समाकलन आपका क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। और t का जो लिमिट है दोस्तों वह जीरो से लेकर हम कहां तक लगाएंगे, t तक, जो हमारा पहले से लगा है। फिर इस v का जो लिमिट लगा है दोस्तों u से लेकर v तक, ओके। तो बस आपका हो गया है, बस ज्यादा कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। बस आप क्या करो, इस लिमिट को सॉल्व करो, ये जो लिमिट लगा है इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला चीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी की जगह ऊपर वाला रखेंगे। तो टी की जगह ऊपर वाला रखेंगे तो टी ही रहेगा आपका। फिर घटा देंगे, टी की जगह नीचे वाला रखें, जीरो है जो कि हमारा। तो फिर बराबर इसको सॉल्व करेंगे, तो इस v की जगह ऊपर वाला रखेंगे, ओके। v घटा देंगे इस v की जगह नीचे वाला रखकर, ओके। इस तरह ऊपर वाला नीचे वाला रख कर आपको सॉल्व करना है इस लिमिट को। तो सिंपली हुआ क्या, ये जीरो गुणा हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपली ये आपका क्या बन गया, 80 बन गया, बराबर का आपका क्या बन गया फ्रेंड्स, v माइनस का u, यहां से निकल कर आया फ्रेंड्स v बराबर u प्लस a t, जो कि आपका दोस्तों गति का पहला समीकरण था फ्रेंड्स, v बराबर u प्लस a t। तो आई होप आप हमारे साथ लिखते चले होगे। अगर आप इस तरह ये सारे स्टेप हमारे साथ करते चले होगे तो यहाँ तक आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस समझने वाली बात क्या थी, निश्चित समाकलन होता क्या है, फिर उसी को तो सॉल्व करके हमने यहाँ तक इस रिजल्ट तक हम पहुंचे हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये हमने प्रथम समीकरण निकाल लिया कलन विधि से, ओके। तो अब आइए सेकंड निकालते हैं, द्वितीय समीकरण गति का। चलिए अब हम निकालते हैं गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण हम हिंट देते हैं, स्टार्टिंग वेग का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, जो कि क्लास 12th में जो हमारे लिए न्यू था। वेग जो बराबर होता है वह ds बाई dt होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेग का सूत्र लिखेंगे, ds बाई dt होता है। फिर dt का इधर गुणा कर देंगे, जिस तरह हमने पहले किया था उस पहले वाले केस में, यानी कि v dt बराबर हम ds लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हमने क्या पढ़ा था, जो v अभी हमने पहले समीकरण में v का मान निकाला था। पहले समीकरण में हमने क्या निकाला था, पहले
समीकरण से। पहले समीकरण में हमने क्या देखा, तो v का मान हमने निकाला ही था, जो v हमारा क्या है u प्लस ए टी था। पहले समीकरण में हमने निकाला था कि नहीं? हाँ सर निकाला था, अभी भी तो निकाला है, तो v का मान क्यों नहीं यहाँ पर रख देते हैं। तो आइए रखते हैं यहाँ पर। तो सेकंड स्टेप में यही पहला समीकरण का मान यहाँ पर जो v दिख रहा है, यहाँ पर इस चीज को रखेंगे। तो u प्लस ए टी ब्रैकेट में डी टी बराबर डी एस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह उसमें किया था, जी हाँ इसका भी हम क्या करते हैं, निश्चित समाकलन करते हैं दोनों की तरफ। अब हम निश्चित समाकलन करेंगे, u प्लस ए टी डी टी का समाकलन का चिन्ह हमने लगाया, बराबर में ds की तरफ समाकलन का चिन्ह लगाया। और लिमिट हम कैसे लगाएंगे, जो सीमा है शुरुआत से लेकर अंत तक, ये हमारा समय है ना, t हमारा समय है, तो समय जब हमारा शुरू हुआ था t बराबर 0 पर, अंत कहां पर हुआ, t बराबर t पर। अब ds ये हमारा क्या है, विस्थापन है ना, ये हमारा विस्थापन है। तो जब हमारा विस्थापन शुरू में क्या था याद करिए, एवं अंतिम में क्या था। जब शुरू में हमारा जो वस्तु का विस्थापन था, जब समय हमारा 0 था, 0 पर जब हमने स्टार्ट किया था गति, तो वस्तु का विस्थापन क्या था स्टार्टिंग में, जी हाँ आपने सही कहा 0 था। लेकिन जब समय आपका t हो गया था, t बराबर t, विस्थापन आपका किसके बराबर हो गया था, जी हाँ t बराबर 0 पर विस्थापन भी 0 था। लेकिन t बराबर जब t हो गया तो विस्थापन आपका अंतिम में क्या हो गया, s हो गया था। तो यहाँ पर अंतिम लिमिट s लगाएंगे। तो यहाँ पर आइए आप क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। यहाँ पर ds का समाकलन तो आप सभी जानते हो, पूरा का पूरा s हो जाएगा 0 से s तक। यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, तो पहले दोनों चीजों में हम क्या करते हैं, dt को प्रसाद की तरफ बांट देते हैं। तो यहाँ पर 0 से t तक हम u dt करेंगे, प्लस का यहाँ पर 0 से t तक हम ए टी डी टी करेंगे फ्रेंड्स। ओके, फिर बराबर इसके। फिर उसके बाद आगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह हमने क्या किया था, त्वरण हमारा नियत है, यहाँ पर त्वरण आपका बदल नहीं रहा है, तो इसको बाहर खींच लेंगे। और जो वेग है आपका प्रारंभिक वेग, ये तो नियत है ना, t बराबर 0 पर आपका जो वेग था u था, और वो तो नियत ही है हमारा। तो ये पर ये एवं ये दोनों बाहर आ जाएगा इसके। तो आइए बाहर करते हैं, इसको बाहर निकालो जल्दी से। 0 से लेकर t तक dt का हम समाकल करेंगे, प्लस का फ्रेंड्स a को बाहर निकालेंगे, तो a यहाँ पर समाकलन होगा। फिर 0 से t तक इस t का समाकलन, यानी कि t आपका बदल रहा है ना, समय 0 1 2 3 ये बदल रहा है, ये नियत नहीं है, तो इसका समाकलन हम करेंगे dt। ओके, तो बराबर में हमारा क्या था, ये किसके बराबर था, s के बराबर था, जो कि 0 से s तक था फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर बस इसका समाकलन हम करेंगे ध्यानपूर्वक आसानी से। फिर उसके बाद हमारा निकल कर आ जाएगा समीकरण। तो यहाँ पर 0 से t तक हम कैसे करेंगे, dt का करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा। 0 से t तक हम लगा दिए लिमिट, प्लस का यहाँ पर बाहर a है हमारा, यहाँ पर बाहर u था। अब हम क्या करेंगे, t dt का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसके पावर 1 है, तो इसके जितने भी पावर है उसमें 1 हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स। t के पावर में 1 हम जोड़ देंगे, यानी कि 2 बन जाएगा 1 से, और यही 2 हम नीचे उतार देंगे। बस जो पावर है उसमें 1 जोड़ देना है, वही चीज आपको नीचे उतार देना। हो गया समाकलन। फिर लिमिट लगा दो 0 से t तक। ओके, फिर ये किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पर इसके s 0 से s तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है तीनों में एक साथ रखते हैं, इसलिए हम विस्थापन में लिमिट नहीं रख रहे थे, तीनों का एक साथ लिमिट रखेंगे आपके सामने और आपके साथ हम मिलकर। हम सब एक हैं, ध्यान रहे, हम सब अलग नहीं, हम सब एक है और एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आइए इसमें इन तीनों में लिमिट रखते हैं एक साथ साथ। तो u हमारा पहले तो कि बाहर है, अब इसमें लिमिट रखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला रखेंगे, ब्रैकेट लगाइए, सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखेंगे t, फिर घटाएंगे नीचे वाला रखकर, नीचे वाला क्या है 0 है, तो 0 रख दो यहाँ पर, काम खत्म। प्लस का ये हो गया हमारा, अब इसका करते हैं, प्लस का ये हो गया हमारा, इसका करते हैं a। अब देखिए ऊपर में हमारा t है, तो इस पूरे के जगह हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो t है इसके जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला ऊपर वाला रख देंगे। तो क्या बनेगा, t का स्क्वायर बटे 2, t की जगह t रखोगे तो t का स्क्वायर बटे 2 बनेगा। घटा देंगे दोस्तों नीचे वाला रखकर, t की जगह अब हम क्या रखेंगे, नीचे क्या है 0 है, ये रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर बटे में 2। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिमिट रख दिया बराबर। अब इसमें लिमिट रखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला रखेंगे, फिर घटा देंगे नीचे वाला रखकर। तो यहाँ पर इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तब हमें मिल जाएगा, हमें क्या, जी हाँ गति का दूसरा समीकरण। तो ये बना क्या हमारा, ये तो हमारा ut हो गया फ्रेंड्स। ओके, प्लस का यहाँ पर a, ये तो हमारा 0 हो गया ना, पूरा 0 का 0 बटे कुछ भी हो 0 हो गया। यहाँ पर सिंपली a t स्क्वायर बटे में 2 है हमारा, बराबर में यहाँ पर s हो गया। तो सिंपली आपको क्या मिला, s बराबर क्या है यहाँ पर ut प्लस का ये क्या है, हाफ at का आधा, यानी कि हाफ
ए टी का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, गति का दूसरा समीकरण है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने गति का दूसरा समीकरण आसानी से प्राप्त कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 1 हमने पहले वेग का सूत्र लिखा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लिखा, फिर dt को इधर गुणा किया। हमने यहाँ देखा ये क्या है, v है, वेग। वेग का तो हमने पहले समीकरण से मान निकाला था u प्लस at, वही हमने यहाँ पर रख दिया। फिर दोनों तरफ निश्चित समाकलन कर दिया दोस्तों, लिमिट लगा दिया फ्रेंड्स, ओके। फिर उसके बाद वही समाकलन को हल किया, बस इस समाकलन को हमने बस क्या किया, हल किया। dt दोनों तरफ, दोनों के लिए प्रसाद की तरफ बट गया, ds का समाकलन ऐसे ही हो गया। इन दोनों को हमने समाकलित किया, u एवं त्वरण, u प्रारंभिक वेग एवं त्वरण हमारा नियत था, तो ये बाहर खींच लिए इसको इस तरह, एवं फिर dt का समाकलन किए तो u तो हमारा बाहर था ही, और dt का t हो गया हमारा 0 से t तक, प्लस का a t dt का समाकलन किए तो हमारे t²/2 आया, 0 से t तक लिमिट लगा, बराबर में यही चीज हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, तीनों का एक साथ, उसके बाद हमने क्या किया, तीनों का एक साथ क्या किया, लिमिट सॉल्व किया, ये सीमा रखा, सीमा का मान रखा तीनों का एक साथ, तो हमें ये मिला। फिर इसको सॉल्व किया तो बस हमें फाइनली क्या मिल गया, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने किया। 2-3 बार आप इसको खुद से हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, लिख लिख कर, तो आपको भी याद हो जाएगा। और याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट एवं थर्ड समीकरण कैसे निकालेंगे, जो कि किस सूत्र से निकालेंगे, त्वरण के सूत्र से निकालेंगे। ओके, आपको ध्यान होगा पहला समीकरण भी हमने त्वरण के सूत्र से निकाला था। तो आप सोचो क्या सर ये वाला भी समीकरण इसी सूत्र से निकलेगा? जी हाँ, इसी सूत्र से निकलेगा। बस यहाँ पर एक हम छोटा सा क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, यानी कि इसमें सूत्र को लिखकर एक छोटा सा चेंज करेंगे। फिर उसके बाद ये समीकरण आपका जिस तरह हमने वहां पर समाकलन वगैरह करके निकाला, इसमें भी उसी द्वारा हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर त्वरण का सूत्र पहले लिखे, जो हमने पढ़ा था, त्वरण हमारा किसके बराबर होता है, सबसे पहला स्टेप में त्वरण का सूत्र लिखेंगे हम, क्या होता है हमारा, dv/dt होता है। बस ये हमने सूत्र लिख दिया। अब हम चेंज क्या करेंगे यहाँ, तो जो हम चेंज करने वाले हैं, जो थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाले हैं इस समीकरण में, जिससे हमारा तीसरी समीकरण निकलेगा, वो हमारा ट्विस्ट है कि हम इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण में ds से गुणा करेंगे एवं ds से भाग भी करेंगे। ओके, आप सर यहाँ पर आप गुणा करोगे तो भाग भी करोगे ही, क्योंकि भाई ये नया टर्म हम ला रहे हैं, गुणा कर रहे हैं नए टर्म से, तो इसको हटाने के लिए भाग भी कर देंगे, जिससे हमारा समीकरण बदलेगा नहीं। ds से गुणा कर देंगे एवं ds से भाग भी कर देंगे। ओके, वापस ये कट जाएगा तो यही मिलेगा, समीकरण कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा करने से हुआ क्या, आप देखो क्या करो, इसको क्या करो, इधर इंटरचेंज करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो। देखो इसको इधर कर दो एवं इसको इधर कर दो, तो क्या इधर उधर कर दिया, यानी कि ds को इधर कर दिया, dt को इधर कर दिया। तो ऐसा करने से क्या आपको कुछ नया दिखा सर? अरे हाँ सर, यहाँ देखिए, ये ds/dt तो हमने क्या पढ़ा था, वेग का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था, आपने हमें पढ़ाया था कि तात्क्षणिक वेग हमारा क्या होता है, ds/dt होता है, यानी कि यहाँ पर वो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यही हम ट्विस्ट आपको दिखाना चाह रहे थे, यानी कि यहाँ पे अब ds/dt को सिंपली हम क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे v। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हमने ds से गुणा भी किया, ds से भाग किया, फिर इन दोनों टर्म को अदल बदल दिया, तो हमें एक नया टर्म दिख गया क्या, ds/dt, जिसे हम क्या करेंगे, v लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइनली a बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस चीज को हम क्या कर देंगे, v लिखेंगे। तो dv/ds तो आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका v हो जाएगा। बस यही हमें करना था यहाँ पर, जो हमने कर दिया। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में वही, इसको इधर गुणा कर दो, तो मिलेगा क्या आपको दोस्तों, यहाँ पर a ds बराबर यहाँ पर v dv। ओके, तो v को आगे लिख दिया, आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा जो हम हर चीज में करते आ रहे थे दोनों समीकरणों में, वो कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में आप सभी को पता है क्या सर, सेकंड स्टेप में, जी हाँ आपने सही कहा, अब हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ निश्चित समाकलन करेंगे। तो सेकंड स्टेप में लिखेंगे दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर, यानी कि यहाँ पर इस चीज को हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे a ds बराबर v dv का। ओके, और यहाँ पर लिमिट लगाना है, क्योंकि निश्चित समाकलन कर रहे हैं, सीमा लगाएंगे कहां से कहां तक हम जोड़ेंगे इस सब चीज को। तो देखिए, तो यहाँ पर वेग है, यहाँ पर क्या है, dv लिखा हुआ है, यानी कि इसी के सापेक्ष हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। तो जो वेग है, वेग स्टार्टिंग में क्या था हमारा, प्रारंभिक वेग था, तो यहाँ पर u आएगा। पहला स्टार्ट कहां से हो रहा है, प्रारंभिक वेग से, एवं जहां कहां तक रहा है ये वेग, अंतिम वेग तक, स्टार्टिंग प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग उसका v है। अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे किसके सापेक्ष, इस d के साथ जो लिखा हो उसके सापेक्ष। तो ये हमारा क्या है, विस्थापन है ना,
ये आपका क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन जब हमारा शुरू हुआ था, जब हमारा गति शुरू हुआ तो उसमें हमने विस्थापन क्या किया था, 0 किया था। विस्थापन हमारा क्या था, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था जब हमने गति शुरू किया। लेकिन समय बीतता गया तो t बराबर t पर, लास्ट में जब समय बीतता गया तो t बराबर t पर हमने क्या किया था, विस्थापन s किया था। तो ये हमने लिमिट लगा दिया इस d वाले के सापेक्ष दोनों तरफ। तो यहाँ पर दोनों तरफ में चीज समाकलन कर देंगे। यहाँ पर एक चीज देखोगे, ये क्या है, त्वरण है। त्वरण हमारा क्या होता है, नियत होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा त्वरण बाहर निकल आ जाएगा। इससे 0 से s तक हम ds का समाकलन करेंगे, बराबर हो जाएगा वेग। वेग तो आपका नियत नहीं है भाई, वेग तो आपका समय के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर त्वरण है साथ में, तो वेग आपका नियत नहीं होगा, ये बाहर नहीं आएगा। यानी कि इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूले जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से इसका समाकलन करेंगे। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हम जानते थे किसी भी x की पावर n है और ds के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये सिंपली क्या होता है, इसके पावर में 1 जोड़ देते हैं और जो चीज है उसी को नीचे लिख देना है, बस काम खत्म हो जाता है। यही होता था ना समाकलन में। तो यहाँ पर वेग हमारा बदल रहा है तो dv के सापेक्ष इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, इसके जो घात है उसका जो घात है यानी कि 1, इसमें 1 जोड़ देंगे और यही सेम टू सेम नीचे लिख देंगे, 1 + 1 2। और जो लिमिट है वह बाहर ब्रैकेट क्लोज करके लगा देंगे u से v। ओके, सब कुछ क्लियर है ना। हाँ, तो यहाँ पर अब इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए जो टर्म है हमारा यहाँ पर ds, इसका भी समाकलन अगर हम करेंगे तो ds का हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा s मिलेगा। ये कहाँ तक जाएगा, 0 से s तक हमारा जाएगा, a तो बाहर है ही। बराबर में यहाँ पर क्या हमें मिला दोस्तों, v का स्क्वायर बटे में, और इसका जो हमारा जा रहा है लिमिट वो कहाँ से u से v तक जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर लिमिट अब हम रखेंगे। तो a तो हमारा बाहर है, अब यहाँ पर प्रारंभिक लिमिट रखेंगे s में। जब ऊपर वाला तो हम यहाँ पर ऊपर वाला रखते हैं लिमिट, इसमें क्या आएगा, s की जगह हम s रखेंगे तो s ही रहेगा। माइनस का नीचे वाला रखकर घटा देते हैं ना, तो नीचे वाला हमारा 0 है तो s की जगह 0 रखेंगे तो 0। बराबर में आपका क्या रह जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इसमें भी आप बराबर में अब हम क्या करेंगे, इस वाले चीज में लिमिट रखेंगे। तो इस v²/2 में हम क्या करेंगे सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ब्रैकेट में v² की जगह ऊपर वाला लिमिट v रखेंगे तो v फिर से हमें वही v²/2 मिलेगा। फिर घटा देना है दोस्तों नीचे वाला लिमिट रखकर। तो नीचे वाला क्या है, u है, तो v की जगह u रखेंगे तो u²/2 हमें मिलेगा, जो कि हम इसमें से घटा कर लिखते हैं। ये हो गया, लिमिट को हमने सॉल्व किया, समाकलन को सॉल्व किया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप देखिएगा आपकी आंखों के सामने गति का तीसरा समीकरण आ जाएगा। तो चलिए इसको फटाक से सॉल्व कर देते हैं। तो फाइनली लिमिट रखने के बाद हमें यही मिला था ना, तो इसको आइए सिंप्लीफाई करते हैं फटक से। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 तो गया काम से, सिंपली as यहाँ बनेगा। बराबर में यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। ये सिंपली v² माइनस का u² ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, 2 को इधर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2as बराबर में क्या मिलेगा, v² माइनस का u²। फाइनली यहाँ पर v² को एक तरफ रखो, u² इधर भेज दो, तो v² बराबर हो जाएगा, इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा किसमें, 2as में। और जो कि आप देखोगे तो आपके सामने निकल रहा, हमने क्या, गति का थर्ड समीकरण दोस्तों, जो कि हमने निकाल दिया बहुत ही आसानी से। इस तरह निकाला जाता है फ्रेंड्स गति के तीनों समीकरण समाकलन द्वारा। और तीनों समीकरण में पहला समीकरण हमने किस सूत्र से निकाला था, त्वरण के सूत्र से निकाला। दूसरा समीकरण वेग से सूत्र से निकाला। और तीसरा समीकरण भी हमने क्या किया, पहले समीकरण की तरह त्वरण के सूत्र से निकाला। बस एक छोटा सा ट्विस्ट किया था, ds से हमने गुणा कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेप ध्यान रखे। बाकी अगर आप 2-3 बार समाकलन करोगे, जो हमने समाकलन किया लिमिट रखा, तो आपको आ जाएगा। कुछ इसमें हार्ड चीज नहीं है, बस यही एक स्टेप था जिसमें समाकलन करना, जो कि बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। आप दोस्त अगर आपको सच में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो 1-2 बार खुद से ये कलन विधि द्वारा जो हमने गति के समीकरण निकाले, इसे खुद से कॉपी लेकर देख कर ही सही आप समाकलन द्वारा गति के समीकरण निकालो। आप देखना 2 बार आप करोगे, तीसरी बार आपको खुद से ही आप कर लोगे, इसकी मेरी गारंटी। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था डेरिवेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इसकी मेरी गारंटी। नहीं आया तो नाम बदल देना। तो यहाँ पर आप जरूर इसको प्रैक्टिस कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब सेकेंड पार्ट हम शुरू करेंगे गति के समीकरण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने, आंकिक प्रश्न करते हैं, जिससे आपका क्या हो, पता चले कि जो हम सीखे गति के समीकरण जो हमने निकाला है, आखिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस गति के समीकरण से हमें क्या मिलता है, गति के समीकरण से संबंधित कैसे हम सवालों को हल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा गति के समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट।
अब देखिए न्यूमेरिकल को सोचना कैसा है। न्यूमेरिकल सोच हम यही आपको बताएंगे, जैसे न्यूमेरिकल्स को देखकर, अंक की प्रश्नों को देखकर हमें फॉर्मूला सटीक लगाना है। ओके, तो सबसे पहले तो 3 फॉर्मूले जो आपको पता है, हमने डेरिवेशन किए उसका, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा का समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ पर आपका जो वेग v था, आपका v क्या बता रहा था, अंतिम वेग, कोई पिंड गति कर रहा है तो उसका अंतिम वेग क्या है वही बता रहा था। u आपका था कि वो शुरू कहां से किया था, उसका शुरुआत में उसका वेग क्या था। अगर वो शुरुआत में विरामावस्था से चल रहा है तो यानी शुरुआत में वो क्या था, रुका हुआ था, उसका u क्या था, शुरुआत में जीरो हुआ था। यही मतलब है कि स्टार्टिंग में उसका कितना वेग था, u का मतलब। एवं t तो आपका समय है कि 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी आपका समय है सिंपली, और समय हमेशा किसमें आप लोगे, SI मात्रक सेकंड में लोगे, और वेग तो आपको पता ही है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। SI मात्रक में ही हमेशा लेते हैं। कई बार आपको प्रश्नों में देखना घुमा के समय आपको मिनट में दे देगा, लेकिन आपको सेकंड में चेंज करके हमेशा करना है न्यूमेरिकल्स को। और जो त्वरण है वो आपका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा हमेशा। दोस्तों ये तो दिया ही रहता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में त्वरण। और जो विस्थापन होता है वो ध्यान रहे, आपका विस्थापन हमेशा मीटर में आप लोगे, मीटर में। कई बार आपको क्या दे देगा विस्थापन आपको सेंटीमीटर में दे देगा। जैसे विस्थापन आपका 2 सेंटीमीटर दे दिया तो इसको मीटर में जस्ट से कन्वर्ट कर लो, यानी कि 2 को 100 से डिवाइड करके आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करो, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा पूरा। तो ये सब चीजें ध्यान रहे। और यहाँ पर जो त्वरण के संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, जो त्वरण होता है हमने पढ़ा था 2 तरह का त्वरण होता है। एक पॉजिटिव त्वरण होता है जिसे हम क्या दिखाते हैं, प्लस ए से दिखाते हैं। एक निगेटिव त्वरण होता है दोस्तों, जो हमारा वेग हमेशा क्या करता है, घटाता रहता है, उसको हम निगेटिव से दिखाते हैं। ओके, तो फॉर्मूला आपको यही रहेगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। लेकिन अगर त्वरण आपका क्या है दोस्तों, वेग को घटा रहा है, तो आप वहां पर त्वरण कैसा मान के चलोगे, निगेटिव मान कर चलोगे। एवं अगर वेग आपका बढ़ रहा है तो सिंपली पॉजिटिव है, त्वरण आपका बढ़ा रहा है उसको पॉजिटिव मान कर चलोगे। बाकी फॉर्मूला आप यही लगाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आप न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पर जो हमने बताना था वो हमने आपको बता दिया, आप सभी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपके सामने इस प्रकार है कि एक गोली 350 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करते हुए एक कंक्रीट की दीवार में घुसकर 5 सेंटीमीटर तक चलती है। तो बताइए इस दौरान गोली में उत्पन्न मंदन या त्वरण क्या होगा, ये निकालना है। तो पहले समझिए ये हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है ये समझना जरूरी है। जैसे एक गोली आपकी आ रही है, यहाँ पर एक क्या था, दीवार था आपका, गोली ऐसे 350 की स्पीड से आई और इस दीवार में क्या हुई, घुसकर 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक चली और बाद में क्या हो गई दोस्तों, रुक गई। ओके, तो आपको निकालना क्या है ना, उसमें उत्पन्न मंदन क्या होगा, क्योंकि भाई गोली 350 की स्पीड से आ रही थी और उसका वेग क्या हुआ, चलते चलते दीवार में धंसकर 5 सेंटीमीटर चल के रुक गई, यानी उसका वेग क्या हो गया, घट गया। तो त्वरण आपका क्या होगा, एक तरह से मंदनी होगा। तो यहाँ पर आपको मंदनी निकालना है सिंपली एक तरह से, जिसे त्वरण भी आप कह सकते हो, क्योंकि वह हमारा वेग को घटा रहा है सिंपली यहाँ पर, इसलिए इसे मंदन कहा गया है। तो इसकी गणना हमें करनी है। तो यहाँ पर हम एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी गोली क्या हुई, इस तरह निकली बंदूक से खटाक से, और ये मान लीजिए आपका क्या था, दीवार था। ओके, और इस दीवार में दोस्तों गोली इस तरह चली पूरा यहां तक, इसमें धंस कर दोस्तों गोली रुक गई। यहाँ पर जो यहाँ पर सिचुएशन है उसी को हमने यहाँ पर ड्राइंग करके बताया हुआ है। मान लीजिए ये गोली आपकी निकल रही है कितने वेग से, प्रारंभिक वेग उसका कितना है 350 मीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से वो क्या कर रही है, जाती है और दीवार, ये जो है आपका दीवार, इससे टकराकर केवल 5 सेंटीमीटर चलती है। इस दीवार में टकराकर घुसकर इसमें केवल 5 सेंटीमीटर आगे गई और आगे जाने के बाद दम तोड़ दिया, यानी उसका वेग क्या हो गया, अंतिम लास्ट में उसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही चीजें लिख देते तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया जाता है। तो पहले जो दिया है, जो हम लिख सकते हैं इस सवाल को पढ़कर, वो लिखते हैं। दिया है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 350 है मीटर प्रति सेकंड है, एवं जो विस्थापन हुआ तय कर रही है 5 सेंटीमीटर तय कर रही है, या जिसे हम 5/100 लिख सकते हैं। ओके, यानी कि 1/20, 5 से हमने 100 काटा, 1/20 मीटर कन्वर्ट मीटर, जिसे हमने क्या कर दिया, मीटर में बदल दिया। और अंतिम वेग उसका क्या है, 0 है। तो हमें निकालना क्या है, उसमें मंदन कितना है, मंदन या मान लेते हैं, तो उसमें उत्पन्न जो त्वरण है वही हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आइए त्वरण को हम निकालते हैं फ्रेंड्स। किस समीकरण से निकालेंगे, हमारे पास गति के 3 समीकरण है। हमारा है v बराबर u प्लस ए टी है, एक हमारा दोस्तों आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, एक आपका s बराबर ut प्लस का हाफ ए टी
स्क्वायर है। तो हम कौन सा समीकरण लगाए? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप इसी तरह सोचे कि समीकरण को लिखे, आप सोचे कि भाई अब हमें इतना जानकारी पता है, हम कौन सा समीकरण लगाए। तो पहला समीकरण देखेंगे तो इसमें v दिया है, u दिया है, a हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पर t भी दिया हुआ है, यानी कि t तो हमें पता है, t हमें पता है, नहीं पता है, तो यानी ये समीकरण हम नहीं लगाएंगे। इस समीकरण में ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका v है, u है एवं a एवं s है। ये दोस्तों आपकी चार चीजें हैं, जिसमें से v हमें पता है, u पता है, हमें विस्थापन s भी पता है, केवल हमें निकालना क्या है, a निकालना है। यानी इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं आसानी से। अगर इस समीकरण में देखें तो यहाँ पर भी t आपका दे दिया है जो कि हमें नहीं पता है, तो यानी कि ये हम नहीं लेंगे समीकरण। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर गति के तीसरे समीकरण का यूज करेंगे, यानी गति का तीसरा समीकरण जो है उसी के हिसाब से हम इस द्वारा निकालेंगे a का मान। तीसरा समीकरण हमें क्या कहता है दोस्तों आपके सामने, कि जो v स्क्वायर होता है वह u स्क्वायर प्लस का a 2as, यही होता है ना, जिसमें से हमें जो a का मान है वो हमें चाहिए ही चाहिए हर हाल में। और जो तो इसको निकालने के लिए जो हमें पता है उसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं सिंपली। v हमारा क्या था, अंतिम वेग था जो कि 0 है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में u, यहाँ पर u आपका क्या है, उसका प्रारंभिक वेग है जो कि 350 है, यहाँ पर उसको रखेंगे उसका स्क्वायर प्लस का यहाँ पर दोस्तों 2a हमें चाहिए मान, एवं s आपका विस्थापन कितना है 20, 1/20 है, तो 1/20 यहाँ पर रखेंगे। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉल्व करने पे हमें क्या होगा, यहाँ पर 2 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, यानी कि a बटे हमारा 10 सिंपली क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 350, ये उधर यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाके निगेटिव में 350 का स्क्वायर। आइए इसका स्क्वायर करते हैं, तो सिंपली इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, a बटे 10 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव में 1, तो सिंपली इसका स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो ये हमें मिलेगा, और a का मान हमें चाहिए तो इस 10 को इधर गुणा कर देते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12, 2500 और 10 से 1 0 और आ जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका क्या होगा दोस्तों, मंदन होगा। और यहाँ पर निगेटिव, और यहाँ पर जो निगेटिव है ये यही बता रहा है कि जो आपका त्वरण है वह क्या कर रहा है, वेग को घटा रहा है यहाँ। ओके, तो यहाँ पर इस तरह न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है, उसको सॉल्व करना है। हाँ तो प्यारे बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हम आपको गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो सर? देखो, गुरुत्वीय त्वरण का नाम आपने सुना ही होगा, हाँ सुना है। ये भी एक तरह से क्या होता है, त्वरण का ही कार्य करता है। जब गति होता है वस्तु का तो यह भी एक जी आपका त्वरण का ही कार्य करता है। बस इसमें क्या होता है ना, जो गति का समीकरण हो रहा है, अगर वहां पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वस्तु पर, तो आप क्या कर दोगे, गति के समीकरण में एक ही जगह जी रख दोगे। यानी कि गति का जो पहला समीकरण हमारा क्या था, v बराबर u प्लस at था ना, तो यहाँ पर अगर किसी वस्तु पर जो त्वरण लगे वह गुरुत्वीय त्वरण जी है तो वहां पर u प्लस gt आप कर दोगे। इस तरह दूसरा समीकरण आपका एवं तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा तब, जी हाँ, बस उनके मान में क्या कर देना है, एक ही जगह जी रख देना है। ओके, अब जो सेकंड बात है जी के बारे में, जिस तरह हमारा त्वरण हमारा क्या होता था, एक प्लस होता था एक माइनस होता था कि नहीं, कभी हम त्वरण हमारा मंथन का कार्य कर रहा है, वेग घटा रहा है, तो कभी जो त्वरण है हमारा a वह वेग को बढ़ा रहा है यानी पॉजिटिव है। तो इसी तरह गुरुत्वीय त्वरण भी कभी वेग को क्या करता है, घटाता है, कभी वेग को बढ़ाता है। जैसे किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, धरती से ऊपर फेंकते हैं, ओके, तब उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है, तो उस समय जी कैसा कार्य करता है, जी हाँ, वस्तु को ऊपर फेंकते तो उसका वेग सर हमारा घटने लगता है, धीरे धीरे वो घटने लगता है और ऊपर जाता है, रुक जाता है फिर उसके बाद वस्तु। ओके, यानी कि जब हम वस्तु को ऊपर की ओर गति करें तो वहां पर जी हमारा क्या कर रहा है, मंदन की तरह कार्य कर रहा है, वेग को घटाता जा रहा है। तो यहाँ पर इस केस में जी को हम हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव का रखेंगे। ओके, माइनस का जी आप लेकर चलोगे, ध्यान रहे जब वस्तु क्या करे, ऊपर जाए। लेकिन जब आप वस्तु को क्या करो, ऊपर यहाँ पर है कोई गेंद, इसको छोड़ दो यहाँ पर, तो गेंद क्या हो, धीरे धीरे जाते जाते इसका स्पीड क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इस केस में जो जी होता है वही तो वेग को बढ़ा रहा है। यानी कि जब नीचे वस्तु आ रहा है तो वेग को ये चीज क्या, ये क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण वेग उसका बढ़ते जा रहा है वेग। तो यहाँ पर जी को अब क्या लोगे, प्लस लेके चलोगे। ओके, और जी का अप्रोक्सीमेटली जो मान होता है वह 10 लिया जाता है, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी दे रखा होता है कि 9.8 यूज करो कि 10 यूज करो। ओके, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, इसकी बात की चिंता मत करिए, बस आप ये ध्यान रखिए कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ओके, तो चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि इसी पर आधारित है। हाँ, तो न्यूमेरिकल्स में एक बात ध्यान हमेशा रखें कि न्यूमेरिकल्स को डरे मत, न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करें कि न्यूमेरिकल्स आखिर कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि जो आंकी प्रश्न आते हैं फिजिक्स के, वह एक क्या होती है, कहानी होता है या एक सिचुएशन होता है, एक परिस्थिति होती है, बस उसी परिस्थिति को समझना होता है और फॉर्मूला लगाना होता है जो हमें जरूरत है लगाने की। तो परिस्थिति क्या है, यहाँ पर 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को हमने नीचे की ओर विरामावस्था से गिरा दिया है,
तो धरातल पर जैसे ही वो पहुंचेगा तो उस पहुंचने का जो समय है कितने समय बाद पहुंचेगा एवं पहुंचने पर उसका अंतिम वेग क्या होगा जब वो धरातल पे पहुंचेगा या टकराएगा, ये हमें निकालना है। तो कहानी को पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा क्या है दोस्तों, एक गेंद है। यहाँ पर एक गेंद हमने मान ली यहाँ पर 20 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि कोई हमारा धरातल नीचे है यहाँ पर और ये गेंद कितनी ऊंचाई पर है, 20 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है भाई साहब, नीचे की ओर क्या कर रही है, विरामावस्था से आ रहा है, यानी कि पहले क्या थी, रुकी हुई थी, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। विरामावस्था का मतलब समझे ना, उसका प्रारंभिक वेग, यहाँ पर हमने इसको रोक रखा था, इसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। फिर इसे हमने क्या कर दिया, गिराने के लिए इसको छोड़ दिया हाथ से। फिर ये जैसा ही ये धरातल पे पहुंची, यानी ये धीरे धीरे धरातल पे आने लगी, तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वह क्या होगा, प्लस का जी होगा, क्योंकि यहाँ पर जब रुकी हुई तो ये 0 था, तो इसको छोड़ेंगे तो नीचे की ओर आएगा ना, जब नीचे की ओर आएगा तो उस समय जो त्वरण होगा जी होगा, लेकिन वो पॉजिटिव का होगा क्योंकि वेग को बढ़ाएगा ये। ओके, तो त्वरण हमारा जी होगा, 20 मीटर की ऊंचाई पर है, प्रारंभिक 0 है। जैसा ही ये गेंद हमारा नीचे पहुंचेगा धरातल पर, तो यहाँ पर इसका वेग क्या है ये हमें बताना है, और कितना समय लगा दोस्तों पहुंचने में ये हमें बताना है। ओके, चलिए आइए निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर हल, और सवाल को हल करने से पहले जो हमें दिया है प्रश्न में उसको लिख देंगे। दिया है हमें क्या, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, गेंद का 0 है, एवं कितनी मतलब यहां से जब यहां तक गेंद आएगी तो कितना विस्थापन तय करेगी, s बराबर 20 मीटर तय करेगी, क्योंकि ऊंचाई 20 मीटर पे, इसको छोड़ेंगे तो धरातल पे आएगी तो 20 मीटर की विस्थापन तय करेगी ना। हाँ सर, तो यहाँ पर विस्थापन आपका 20 मीटर होगा, एवं अंतिम वेग हमें निकालना है, ये हमें चाहिए। और हमें क्या दिया है, जो त्वरण है आपका वो क्या है, प्लस का जी है फ्रेंड्स। ओके, और जी का मान हमें दे रखा है, तो घबराइएगा मत। ओके, तो आइए मान निकालते चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गति का समीकरण साइड में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम चीजों को निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्टिंग किया है, धीरे धीरे हमें सब कुछ आ जाएगा। तो गति का पहला समीकरण था हमारा v बराबर u प्लस का gt, क्योंकि g हमारा यहाँ तो यहाँ पर gt लिखेंगे। दूसरा समीकरण था हमारा दोस्तों यहाँ पर s बराबर ut प्लस का हाफ gt का स्क्वायर, ये दूसरा था। एवं तीसरा समीकरण क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2gs। तो ये गति के 3 समीकरण थे। तो हमें चाहिए क्या, उसका वेग कितना है, उसका वेग कितना है एवं कितना समय पे वह नीचे पहुंच रहा है, ये 2 चीज हमें चाहिए। और हमें पता क्या है, u पता है, a पता है, s पता है। ओके, तो यहाँ पर पहला समीकरण यूज कर सकते हैं क्या हम, यहाँ पर है, यहाँ पर v हमें पता है, नहीं पता है, u हमें पता है, यहाँ पर जी भी हमें पता है फ्रेंड्स, लेकिन जो समय है टी ये भी हमें नहीं पता है, यानी कि यहाँ पर 2 चीजें हमें नहीं पता है, इस समीकरण को हम नहीं यूज कर सकते। सेकंड देखिए, यहाँ पर s बराबर ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर, हमें s पता है, हाँ सर s तो हमारा 20 मीटर है, u पता है, हाँ 0 है, जी पता है, हाँ जी भी हमें पता है, यानी कि यहाँ पर जो हमें नहीं पता है टी, जो हमें नहीं पता है टी, ये यहाँ से निकल आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर गति के दूसरे समीकरण से, जो कि हमारा होता है दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। इन सभी में जो मान हमें पता है यहाँ पर रख दीजिए, आपको फाइनाइट टी का मान आपको मिल जाएगा। तो s हमारा क्या था, 20 मीटर था, उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, 0 गुणे टी प्लस का हाफ, जी का मान आपका क्या है, 10 मीटर दिया है प्रश्न में, इंटू टी का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है, यही तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर 0 तो हमारा हट जाएगा, 0 हो जाएगा, 20 ये 2 यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 इधर आएगा, 20 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 इधर आएगा, 20 से गुणा हो जाएगा, बराबर में आपका 10 टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40 बटे में ये आपका 10, इसके बटे में आ जाएगा 10, तो सिंपली 4। तो सिंपली यहाँ पर हमें टी स्क्वायर बराबर 4 आ गया। फिर यहाँ पर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इसके अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट से 4 बाहर आएगा, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी कि जो समय लग रहा है दोस्तों वह 2 सेकेंड है फ्रेंड्स। ओके, अब हमें टी का मान मिल गया है, तो फाइनली हमें क्या बच गया, सवाल को पूरा खत्म करने के लिए v का मान चाहिए, टी पता, टी हमने निकाल ही लिया है, s बराबर सब कुछ पता चल गया है। तो पहले ही समीकरण से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले समीकरण में v हमें निकालना है, u पता है, g पता है, टी का मान हमें निकाल ही लिया है। समझ गए ना फ्रेंड्स। यहाँ पर तो लिखेंगे हम यहाँ पर गति के पहले समीकरण से, जी हाँ, पहला समीकरण v बराबर u प्लस का gt, तो यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, v आपको मिल जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u आपका क्या था, 0 था, प्लस का g का मान हमें पता है 10 था, एवं समय हमने निकाल ही लिया है 2। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपको क्या मिल जाएगा, वेग भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर उत्तर डाल के लिख देंगे, v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड एवं t बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। ये हो जाएगा इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हल। ओके, तो कितनी आसान तरीके से हमने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो
दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा आपने, ओके, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही हमें सपोर्ट मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने का। तो लाइक और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए। तो चलिए आइए एक लास्ट समीकरण हम करते हैं और कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल कठोर यानी बिल्कुल मजबूत कर देते हैं। यहाँ पर लास्ट समीकरण है इस टॉपिक का, फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म ही होने वाली है। एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ तक आए हो तो पूरा इस वीडियो को देख कर ही जाना, क्योंकि क्या पता आपकी छोटी सी चीज यहाँ पर जो आप छोड़ो वही एग्जाम में आ जाए। तो पूरा वीडियो एकदम सटीक तरीके पे सब महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हुए हमने ये बनाया है, ओके। तो इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं और दूसरों को भी ये शेयर करें। तो यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स लास्ट वाला जो हम देखेंगे वह इस प्रकार है कि एक गेंद को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर एक गेंद ली हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए ये धरातल है फ्रेंड्स। एक गेंद को हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, देख रहे हो ना, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, फेंका जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी एवं उस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय क्या होगा फ्रेंड्स, ओके। कहानी इस प्रकार है कि गेंद को हमने यहाँ फेंक दिया और गेंद यहाँ पर ऐसे जाते जाते ऊपर पहुंची, और ऊपर अधिकतम कब तक पहुंच पाएगी, जब तक इसके पास वेग होगा भाई, जब तक वेग होगा, क्योंकि आप जो त्वरण है यहाँ पर जी लगेगा, इसको नीचे की ओर इसको घटाता जाएगा इसका वेग, और आखिरी में इसका वेग क्या कर देगा, अंतिम वेग 0 कर देगा। तब यहाँ पर जहां तक ये पहुंच पाएगी दोस्तों, वही ऊंचाई आपकी क्या होगी, इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी, जो कि h मान लेते हैं या कह सकते हो s मान लेते हैं, वो हमें निकालनी है क्या होगी फ्रेंड्स, ओके। गेंद ने शुरुआत की, क्या प्रारंभिक गेंद का क्या था, u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड था, और ये ऊपर कब तक जाएगी, जब तक इसका वेग 0 ना हो जाए, यानी लास्ट में उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही उसका वेग 0 हो जाएगा तब वो जितना विस्थापन तय करेगी, या जिसे ऊंचाई बोल देते हो फ्रेंड्स गेंद की, वही हमें निकालनी है क्या होगा फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पर जो त्वरण है ध्यान रहे, जी है एवं जी कैसा है दोस्तों, इसके वेग को हमेशा घटा रहा है, यानी कि जी क्या है यहाँ पर, निगेटिव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु जब ऊपर जाती है तो जी हमारा क्या करता है, वेग को घटाती है, यानी इसको निगेटिव मंदन की तरह ट्रीट, यानी मंदन की तरह इसको ट्रीट करेंगे आप। अब हमें निकालना एस है, तो कौन सा गति का समीकरण लगा है फ्रेंड्स, तीनों समीकरण याद करिए। पहला था हमारा u बराबर ut, तो गति का कौन सा समीकरण लगा है फ्रेंड्स, ओके। तो स्टार्टिंग प्रारंभिक वेग 20 है, अंतिम वेग पता है एवं त्वरण पता है, हमें s निकालना है। तो s हम कहां से निकाल सकते हैं, एक दूसरे समीकरण से निकाल सकते हैं, एक तीसरे समीकरण से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है। अब दोनों में से कौन सा हमें समीकरण आसान पड़ेगा, आप देखोगे तीसरा समीकरण ही आसान पड़ेगा, क्योंकि तीसरे समीकरण में v दिया है, u दिया है एवं g दिया है, जो कि हमें पता है। लेकिन दूसरे समीकरण में यहाँ पर t दिया हुआ है, समय, जो कि हमें बिल्कुल ही नहीं पता है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर हम तीसरा समीकरण यूज करेंगे, जो कि हमारा होता है v² बराबर u² प्लस का 2g, ऐसा ये सभी मान यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर v क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर बराबर u आपका क्या है, 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस का 2 एवं g क्या है यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ माइनस का g रखेंगे, एवं s आपका क्या है, एक तरह से ऊंचाई है गेंद की, वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आइए h को निकाल लेते हैं, गेंद कितनी ऊंचाई तय करेगी वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 0 बराबर का 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, प्लस का यहाँ पर माइनस का 2gh बनेगा, यहाँ पर gh और ये माइनस का कर देगा। अब इस माइनस को आइए प्लस करते हैं, प्लस करने के लिए इसको उस साइड भेज दो, तो ये प्लस में बन जाएगा, यानी कि 2gh इसको हमने उठाकर इधर भेज दिया फ्रेंड्स, ओके। तो क्या बनेगा, 2gh प्लस का बराबर का ये 400 बनेगा फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर g का जो मान है वो हमें दिया है ना सवाल में, यहाँ पर 10 दिया है, तो 10 हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर तो 10 रखे पर क्या आएगा, 2 गुणे 10 गुणे में h बराबर का 400, हमें h निकालना है ना, तो h को रोको, बाकी सारे सामान को उधर भेज दो, तो 2 गुणे 10 इधर भेज दीजिए, और इसको यहाँ पर 0 0 कटेगा, 2 से यहाँ पर 20 बार में जाएगा, और यही होगा क्या, 20 मीटर इस गेंद की अधिकतम ऊंचाई का मान। और दूसरे पार्ट में सवाल में कहा गया है कि लगा समय ज्ञात कीजिए, कितना समय लगेगा। तो ये समय हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले समीकरण में भाई दूसरा समीकरण यूज करेंगे, तो देखो ना इतना इसमें ताम झाम करना पड़ेगा, इतना सारा हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला वगैरह, जी रखना पड़ेगा, टी रखना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड बन जाएगा। लेकिन आसान क्या पड़ेगा, पहला समीकरण। तो आप थोड़ा दिमाग यूज करो, थोड़ा माइंड लगाओगे तो आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे कौन सा हमारे लिए आसान पड़ेगा, किससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहला समीकरण में इजीली हम निकाल लेंगे समय का मान, ओके। तो यहाँ पर पहला समीकरण लिखेंगे, पहला समीकरण, ओके, पहला समीकरण। हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो पहले समीकरण से हमें पता है क्या, v बराबर u प्लस का gt होता है। इन सभी का मान यहाँ पर जो जो हमें पता है, u पता है, v पता है, g पता है ना, इन सभी को मान हम यहाँ पर रख दो सिंपली। तो यहाँ पर v आपका क्या था, अंतिम वेग था जो कि 0 है,
बराबर u आपका क्या प्रारंभिक वेग है जो कि 20 है। अब हम g आपका क्या है माइनस में है ना, तो माइनस का g रखेंगे और t हमें निकालना है, और इस माइनस को प्लस करने के लिए इसको इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा आपका gt बराबर का 20। ओके, g का मान हमें पता है क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 रखो, तो सिंपली हुआ क्या हमारा 10 गुणे t बराबर का आपका 20 बनेगा। t का मान निकालने के लिए इसको इधर भेज दो, तो t बराबर आपका आ जाएगा 20 बटे में 10 फ्रेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड। ओके, तो कितनी आसानी से ये सवाल भी हमने कर लिया। कितनी आसान सवाल आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, एनालाइज करना आपको आना चाहिए कि कैसे क्या करना है, सिचुएशन क्या बन रहा है, क्या क्या हमें दिया हुआ है। सवाल पढ़ने के बाद आप लिखोगे, उसके बाद फाइनली समीकरण का यूज करके आसानी से सवाल का उत्तर निकालोगे और 4 नंबर के प्रश्न आप फोड़ कराओगे परीक्षा में। ओके, तो यहाँ पर हमने इस न्यूमेरिकल्स पार्ट को खत्म कर लिया है। आपको बधाई हो कि आपने यहाँ तक चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया है। बस रिवीजन आपको करना है और बाकी सब कुछ आपको आसान एवं क्लियर होता चलेगा। एवं जो लास्ट टॉपिक हम कह रहे थे, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वह है आपेक्षिक वेग। सापेक्ष वेग क्या होता है ये समझना, इसको जरूर पढ़िएगा। लास्ट एवं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग भी इसे बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, आप सापेक्ष, किसी के सापेक्ष जब हम वेग नापते हैं किसी के सापेक्ष, किसी दूसरे के सापेक्ष अगर आप वेग का मान निकालोगे तो वही होता है सापेक्ष वेग। डिफिनेशन आपके सामने इस प्रकार है कि जब किसी व्यक्ति वस्तु पिंड का अगर वेग हम निकाले वह भी किसी दूसरे व्यक्ति या पिंड के सापेक्ष, तो दोस्तों वही आपका क्या होगा, सापेक्ष वेग या फिर आपेक्षिक वेग कहलाएगा। अब देखिए, फॉर्मूले को देखने से पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने वाले, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सापेक्ष वेग ये कहता है कि मान लो कोई एक पिंड है, किस वेग से जा रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। ओके, अगर हम इस पिंड से पूछे कि तुम्हारा वेग कितना है, तो ये साफ साफ कहेगा भाई मेरा वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, दिख रहा है आपको। उसके बाद अगर हम इसी पिंड का वेग क्या करें, किसी व्यक्ति से पूछे, किसी व्यक्ति के कंपैरिजन करें कि भाई बताओ इसके कंपैरिजन में इसका वेग कितना है, इसकी सापेक्ष इसका वेग कितना है। यानी कि सापेक्ष वेग क्या होता है, एक तरह से कंपैरिजन होता है, कंपेयर, किसी दूसरे से आप कंपेयर करते हो ना वेग का। जैसे कि आपका पेपर हुआ मान लीजिए 100 नंबर का, ओके, आप हमारे से पढ़े हो तो आपका 100 में से 100 मान लीजिए, ओके, और दूसरे व्यक्ति का मान लीजिए दूसरे स्टूडेंट का क्या आया, 80 आया, तो उस स्टूडेंट को लगेगा कि आपके सापेक्ष उसका नंबर क्या है, 20 नंबर कम है। उसको लगेगा कि उदास हो जाएगा कि आपका नंबर 100 में 100 है, उसका नंबर 80 है। यानी कि वो अगर आपकी सापेक्ष देखेगा तो उसका नंबर तो बहुत कम है, अगर वो आपके सापेक्ष देखेगा क्योंकि आपका तो 100 में 100 है। लेकिन दोस्तों अगर वह खुद किसी ऐसे व्यक्ति के सापेक्ष अगर अपना नंबर कंपेयर करेगा जिसका मान लीजिए 100 में से 20 या 30 नंबर आया है, तो उसे खुशी होगी। यानी कि दोस्तों किसी तरह वेग किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के वेग से कंपेयर करते हैं अपना वेग। ओके, जैसे ये व्यक्ति है, ये कहां जा रहा है, 0 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है। यानी व्यक्ति क्या है, बिल्कुल रुका हुआ है, 0 इसकी चाल है, तो इसके हिसाब से ये इसका वेग क्या होगा, ये कहेगा अरे इसका तो 0 है, मेरा इससे कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है वेग। अर्थात ये कंपैरिजन करेगा तो इसका वेग कितना आएगा दोस्तों, सापेक्ष वेग। इसकी सापेक्ष वेग इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मान लीजिए यही पिंड है जिसका वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, और ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का भी वेग अब 0 नहीं है, इसका भी 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम क्या करें, इस व्यक्ति के सापेक्ष इस वस्तु का वेग पूछेंगे, भाई इस व्यक्ति से कंपेयर करेंगे दोस्तों इसका वेग दोस्तों, तो इसके कंपैरिजन में क्या आया है दोस्तों, सापेक्षी वेग 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई इसका भी 20 है, ये भी 20 से जा रहा है, ये भी 20 से जा रहा है। यानी कि इस सापेक्ष अगर इसका वेग देखे तो क्या है दोस्तों, ना ज्यादा है ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बराबर। यानी इसके सापेक्ष में दोस्तों इसका वेग क्या है, बिल्कुल 0 है। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। अगर यही पिंड आपका दोस्तों क्या जाए, इधर 10 की स्पीड से जाए और ये व्यक्ति क्या जाए 5 की स्पीड से जाए दोस्तों, तो आप बताइए सापेक्ष वेग क्या होगा इस वस्तु का, इस व्यक्ति के सापेक्ष वेग कितना होगा दोस्तों। तो आप कहोगे सर इसके कंपैरिजन में इस वस्तु का वेग इसके कंपैरिजन में 5 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ज्यादा है, तो यही इसका क्या होगा, सापेक्षिक वेग हो जाएगा। बस, तो सापेक्ष वेग क्या है दोस्तों, एक तरह से कंपैरिजन है वेग का किसी दूसरे पिंड या वस्तु से। ओके, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो और ये छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखो कि अगर कोई व्यक्ति है ए और कोई दूसरा व्यक्ति है बी, तो ए का वेग अगर बी के सापेक्ष निकालना हो, जिसे इस तरह भी दिखाते हैं, ए का वेग बी के सापेक्ष जो कि बराबर होता है ए का वेग में से बी का वेग घटा दो, बस सिंपली। ओके, यही होता है। जैसे कि यहां पर था, ये मान लीजिए ए है, ओके, और ये मान लीजिए बी था, तो यहां पर हमें क्या निकालना था, इस ए का वेग निकालना था, बी के सापेक्ष निकालना था, तो सिंपली इसका बी इन दोनों इसका वेग, तो सिंपली ए के वेग में से आप बी का वेग घटा दो तो आपको क्या आ जाएगा, 20 मिल जाएगा आंसर।
तो फाइनली फ्रेंड्स आपका ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थे उसको बिल्कुल गहराई में हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर करते एंड। आई होप आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा अगर यहां तक पहुंचे हो। और इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों आपका समतल में गति, सदिश एवं अदिश का कॉन्सेप्ट, ये सभी भी अगर हम क्लियर जरूर करेंगे। सबसे पहले तो क्या करें, इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों, अपने यार मित्रों के साथ जरूर से जरूर फैलाएं, जिससे हमारा जो पहला जो टारगेट था इस वीडियो का हमने बनाया था, तो बस ज्यादा नहीं 100 लाइक्स का टारगेट बनाया था, जो कि आप विश्वास से आप पूरा कर दोगे। ओके, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, और उसके लिए कमेंट भी जरूर करिएगा अगर आपको चाहिए कि नहीं। और अगर आपको चाहिए वीडियो जल्द से जल्द, तो कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा जरूर ये वीडियो कैसी लगी, आपको मजा, इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया कि नहीं। ओके, तो चलिए करते हैं इस यहीं पर एंड। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पर दबा दिया होगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन इस महत्वपूर्ण वीडियोस के आपको मिलते रहे। तो गाइस इस चैप्टर के जो है हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो आपके सामने इधर मिल जाएगी लेफ्ट साइड में। और दोस्तों बेसिक चीजें अगर आपको नहीं क्लियर है, अगर आपको सीखना है अवकलन एवं समाकलन अभी तक नहीं सीखा है, तो ये वीडियो आप देखकर सीख सकते हो आसानी से। और भी बेसिक चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी फिजिक्स एवं केमिस्ट्री संबंधी, जो कि आपको आनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को देखिए और आनंद उठाए और पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।